यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिल विद आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बौरे। जैसा कि हर संडे दोपहर में 12 बजे आप सभी के लिए करंट अफेयर की एक सीरीज लाने का हमने वादा किया था। ये उस सीरीज का थर्ड वीडियो है और यहां पर मैं मई मंथ के जो तमाम प्रकार के करंट अफेयर हैं उनको कवर कर रहा हूं। ये करंट अफेयर वर्तमान में बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो शायद आप इनके बारे में जानते होंगे, बट इनका एक डिटेल ओवरव्यू मैं आपके साथ साझा करूंगा। इन वीडियोस पर मैंने पहले ही बताया है कि एंगेजमेंट लाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपकी है और टॉप लेवल कंटेंट देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मेरी है। जितना भी कंटेंट मैं बता रहा हूं ये पीछे मेरे यानी ये जो बोर्ड है उसमें मेंशन है। इसको समझाऊंगा मैं अपने शब्दों में। ये जो पीपीटी है ये आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पर क्या है आगे बता दूंगा, उसमें मिल जाएगी, या फिर आप संस्थान के जब टेलीग्राम हैंडल पर विजिट करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगी। एवरी संडे 12 बजे ये जो करंट अफेयर का सेशन होता है, याद रखिएगा कि इसका एक मेन उद्देश्य है कि वे सभी स्टूडेंट जिनका भी टारगेट 2026 का प्रिलिमिनरी एग्जाम है, यानी कि जो अपियर हो रहे हैं यूपीएससी के 2026 जो एग्जाम में, जो कि होने वाला है 24 ऑफ मई 2026 को, वो अपने करंट अफेयर को बड़े ही सिक्वेंशियल तरीके से और साथ में बड़े ही सिस्टमैटिक मैनर में कवर कर सकें, ये इसका उद्देश्य है। और यदि आपको लगता है कि ऐसा कोई भी टॉपिक जो आप कवर नहीं कर पा रहे हैं या फिर मैं उसको कवर बड़े अच्छे से करा सकता हूं और यदि मैं आपकी किसी प्रकार की हेल्प कर सकता हूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। फर्दर किसी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप संस्था के जो कॉन्टैक्ट नंबर है 8826419959 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया गया लिंक है यहां पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। प्रीवियस जो 2 वीडियोस हैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं टीम से बोलकर उनको डलवा दूंगा। आप वहां पर भी क्लिक करके प्रीवियस 2 वीडियोस को ब्रिंज वॉच कर सकते हैं। साथ में एक और बात कि उन 2 वीडियोस में जो टॉपिक कवर कराए गए हैं वो बीते हुए टाइम के करंट अफेयर हैं, बट उनका डायरेक्टली रिलेवेंसी आपको वर्तमान सिनेरियो में भी देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि आज जो टॉपिक कवर होने वाले हैं ये है प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस से संबंधित। साथ में जो दूसरा है, यानी कि सबसे पहले जिससे हम स्टार्ट करेंगे, ये है न्यायाधीशों के जो न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित। ये सिनेरियो क्यों चर्चा में है? बिकॉज ऑफ कि आपने सुना होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट के एक जस्टिस थे, जस्टिस वर्मा, इनके घर में अनबर्न करेंसी पाई गई थी, यानी कि अधजरी जो नोट है ये मिले थे। इसको लेकर ये पूरा सिनेरियो चालू हुआ और फिर ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फिर यह भी बताया गया कि सर क्या इंपीचमेंट ऑफ जज हो सकता है। ओवरऑल इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 21 जो कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, जिसमें राइट टू लाइफ के बारे में बताया जाता है, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बातचीत की जाती है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज जो कि इंटरनेट से संबंधित है कि इंटरनेट का आप कैसे यूज करते हैं, इससे संबंधित जो भी टॉपिक है इसको हम कवर करेंगे। और एक और टॉपिक है जो कि डीप ओशनिक रिसर्च से संबंधित है, यानी कि समुद्र के अंदर जाकर जो R&D करते हैं, रिसर्च करते हैं, उससे संबंधित टॉपिक है। इन 4 टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा और साथ में इसी की जो करंट की रिलेवेंसी, यानी कि बिल्कुल करंट का सिनेरियो जो चल रहा है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साइड होऊंगा मैं और यहां पर मैं खड़े होकर बोलना चालू करूंगा, बिकॉज ऑफ कि मेरा कंटेंट यहां पर है और आपका कंटेंट यहां पर बोर्ड पर रखा हुआ है। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप विजिट कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम हैंडल जो कि है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी, और संस्था का टेलीग्राम हैंडल जो कि है सिविल विद आकाश। इज दैट क्लियर? बात समझी? कोई डाउट? चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक आता है यहां पर न्यायाधीशों को हटाना। सबसे पहले तो ये जानो कि एक्चुअली में ये टॉपिक चर्चा में क्यों है, ठीक, क्यों इतना ज्यादा डिस्कशन में आ रहा है। यदि आप वर्तमान में द हिंदू का सेशन अटेंड कर रहे होंगे तो द हिंदू के सेशन से जस्ट अ सेकंड दिख रहा है आप लोगों को? ना दिख रहा हो तो इस साइड शिफ्ट हो जाना, ठीक है? देखिएगा वर्तमान में वे सभी स्टूडेंट जो भी मेरा द हिंदू का सेशन अटेंड कर रहे होंगे उनको यह बात मालूम होगी कि आजकल बहुत ज्यादा एडिटोरियल इस टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ जजेस के ऊपर, कि भाई जो न्यायाधीश हैं, अब चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे वो हाई कोर्ट के हैं, इनको अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है, इसको लेकर मल्टीपल एडिटोरियल पब्लिश हो रहे हैं। इन एडिटोरियल के पब्लिश होने का जो सबसे मेन रीजन है ये है कि अभी हाल फिलहाल में, यानी कि मई 2025 की यदि आप बात करोगे तो यहां पर एक जस्टिस है, दिल्ली हाईकोर्ट के एक जस्टिस थे, जस्टिस वर्मा। इनके घर में आग लगती है। आग लगती है तो फिर जो फायर दल है ये पहुंचता है, आग को बुझाता है, आग को कंट्रोल करता है। आग को कंट्रोल किए जाने के बाद
जब इनके घर में प्रवेश करते हैं तो इनके घर से अधजली करेंसी मिलती है, और वो भी लगभग 50 लाख की। अब ये जो 50 लाख की करेंसी है, ये मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं। बट ये यानी कि किसी भी जज के खाते में यदि 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, किसी के भी खाते में यदि कुछ पैसे मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो खाते में मिल रहे हैं ना, उनका कैश फॉर्म में मिलना, वो भी घर में, और वो भी अधजला मिलना, दैट मींस आपने वो कैश छुपा कर रखा था, और छुपा कर रखा था तो वो प्रकट हो गया, नहीं तो आपकी प्रकट करने की वहां पर मंशा थी नहीं। फिर ऐसे क्वेश्चन आंसरिंग शुरू होती है कि सर जस्टिस यशवंत वर्मा कि आपने ये जो 50 लाख की करेंसी, लगभग 50 लाख है वो, है ना, लगभग 50 लाख की जो करेंसी आपने घर में रखी हुई थी, ये आई कहां से? तो इसको लेकर फिर चर्चाएं चालू होती हैं कि सर क्या हमारी जुडिशरी हमारे साथ फेयर है, क्या ये अनबायस तो नहीं है, बात समझिए। और इसको लेकर फिर एलिगेशन लगाए जाते हैं जस्टिस वर्मा के ऊपर कि सर आपने करप्शन किया है, आपने इनजस्टिस किया है, आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की है जिसमें जो कि इलीगल है। क्योंकि यदि मान लीजिए धन व्हाइट है, यानी कि यदि व्हाइट मनी थी, तो ये आपको अकाउंट में रखनी थी। कैश फॉर्म में घर में रखने का मतलब क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं। और इसको लेकर जो जस्टिस वर्मा है, इनके खिलाफ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनके पास रिपोर्ट जाती है कि सर ये जो जज है ये एक प्रकार से करप्शन में इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं, या फिर इनजस्टिस में इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं, या फिर किसी ऐसी एक्टिविटी में संलग्न पाए जा रहे हैं जो कि असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। अब इसकी रिपोर्ट सीजीआई को क्यों भेजी जाती है? बिकॉज ऑफ कि याद रखिएगा जस्टिस ये कहां के हैं? हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट के ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के पास रिपोर्ट भेजना, दैट मींस सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई और साथ में प्रेसिडेंट ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। यानी कि यदि मान लो कोई भी जज जिसके ऊपर ये इनजस्टिस का आरोप लगा हुआ है, या फिर करप्शन का आरोप लगा हुआ है, या फिर इन्होंने गैर संवैधानिकता अपनाई है, इसका आरोप लगा हुआ है, तो इसके बारे में पूरी पूरी शक्तियां होती हैं सीजीआई के पास, और सीजीआई ये शक्तियां प्रदान करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। यानी कि ये शब्द पर यदि आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, दैट मींस यदि मान लो किसी भी जस्टिस ने, किसी भी जज ने ऐसी कोई एक्टिविटी की है, अभी वो साबित तो हुई नहीं है। मैंने पहले ही बताया है कि जब तक आरोप साबित नहीं हो जाता, जब तक आरोपी क्या है? आरोपी नहीं है। तो यहां पर अभी अधजली नोट मिले हैं, ये अनबर्न करेंसी मिली है, और अधजली नोट मिलना दैट ये एविडेंस नहीं है कि भाई आपने करप्शन किया है। तो यहां पर जब अधजली नोट मिले तो फिर ये पूरा पूरा मामला गया सीजीआई के पास, और सीजीआई के पास मामला जाने पर इन्होंने पाया कि हाँ इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा लग रहा है कि करप्शन का है, तो इन्होंने ये पूरा पूरा मामला दे दिया किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ने दे दिया पार्लियामेंट को। अब बात समझना कि जब सीजीआई के पास ये मामला गया तो अब यहां पर दो अथॉरिटी आती हैं। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि असल में दिल्ली हाई कोर्ट के एक जस्टिस हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके घर में अधजली करेंसी मिली है, और ये अधजली करेंसी मिलने के कारण क्वेश्चन मार्क लगा इन पर कि सर आप ये आपके पास ये करेंसी आई कहां से, और यदि आपके पास ये करेंसी आई है तो यदि लीगली आई है तो आप इसका एविडेंस दें। यदि एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं दैट मींस ये इलीगली आई है, और यदि इलीगली आई है तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली कोई वर्क नहीं किया है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कहां से आई? बिकॉज ऑफ ये जस्टिस है, और जस्टिस का काम क्या है? जस्टिस देना। और यदि उनकी करेंसी प्रूफ होती कि भाई उनके पास जो धन है ये प्रूफ होता, तो फिर कोई बात ही नहीं थी कि मेरा धन है यहां से आया, ये प्रूवन है। बट यदि प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं दैट मीन्स वो इलीगल करेंसी है, और यदि इलीगल करेंसी है तो फिर जस्टिस ने ऐसा कोई ना कोई काम किया है जो उसको नहीं करना चाहिए था, यानी कि असंवैधानिक कोई काम किया, और असंवैधानिक काम किया तो इसकी जांच कौन करेगा? क्या उसके समकक्ष जज करेंगे? नहीं। ठीक, यानी कि यदि मेरा दोस्त मेरे ही मामले की जांच करेगा तो बट ऑब्वियसली ना कि वो उसका फैसला मेरे ऊपर बायस होगा, ठीक, वो मेरे ही पक्ष में फैसला सुनाएगा, तो समकक्ष जज को तो दे नहीं सकते। उससे बड़ा जज जो है उसको हम दे सकते हैं, ठीक, तो सीजीआई के पास भेजिए। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि यदि सीजीआई है ऐसी कोई हरकत कर दे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, सूर्यकांत, ये ऐसी कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाई जाती है तो उनके लिए पार्लियामेंट है, ठीक है। जनरली एक क्वेश्चन उठ जाता है कि सर यदि मान लीजिए हमने फंडामेंटल राइट पढ़े हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक फंडामेंटल राइट चल रहा है अभी, तो उसी के बारे में मैं समझाता हूं कि मल्टीपल स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि सर यदि मान लीजिए फंडामेंटल राइट का जो आप बोल रहे हो कि रक्षक कौन है, जस्ट अ सेकेंड यार, हाँ वेरी गुड, कुछ था ना यहां पर, हर बार की तरह आज भी मैं कंफ्यूज हूं, दिख गया।
ना जी। एक सेकंड। देखना क्या बता रहा था मैं कि जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 पढ़ते हैं तो पार्ट 3 में बोला गया है क्या, फंडामेंटल राइट के बारे में। और आर्टिकल नंबर 13 बोलता है कि सर फंडामेंटल राइट का यदि मान लीजिए उल्लंघन करती है कौन, सरकार, यानी कि यदि राज्य आपसे आपके फंडामेंटल राइट लेने का प्रयास करता है तो आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी लॉ एंड रेगुलेशन बनाया है या फिर जो भी कानून बनाया है वो सर्वोपरि होगा। दैट मीन्स यदि मान लीजिए लेजिस्लेचर ने एक कानून बनाया, यानी कि विधायिका ने एक कानून बनाया जो कि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, तो आपने फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट इस लॉ को क्या कर देगा, नल एंड वॉइड कर देगा। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, यानी कि ये स्ट्राइक इट डाउन कर देगा। अच्छे से जान रहे हो ये बात। अब इस बात को जरा समझना, दैट मीन्स कि लेजिस्लेचर की पावर को कंट्रोल करने के लिए कौन बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो विधायिका है इसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट। कार्यपालिका यानी कि यदि एक आईएएस आईपीएस ये सब किसी भी प्रकार से करप्शन करते हैं या फिर कोई इलीगल एक्टिविटी करते हैं या फिर असंवैधानिक कोई भी कृत्य करते हैं तो इनकी पावर को कंट्रोल करने के लिए बैठी हुई है कौन, लेजिस्लेचर। तो यहां पर एक क्वेश्चन उठ जाता है कि इनकी पावर को, न्यायपालिका की पावर को कंट्रोल करने के लिए कौन बैठा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये इसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए बैठी हुई है संसद। यानी कि यदि हाई कोर्ट कुछ ऐसा काम करे जो उसको नहीं करना चाहिए था या फिर हाई कोर्ट के जजेस कोई ऐसा डिसीजन ले जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है, तो आप जा सकते हैं कहां पर, सुप्रीम कोर्ट। बट ऑब्वियस सी बात है, पता है आपको, सुप्रीम कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं है तो आप जा सकते हैं प्रेसिडेंट के पास। दैट इज वाई कि जब हाई कोर्ट से सजा होती है और आपको लगता है कि नहीं हाई कोर्ट ने ये जो सजा है ये गैर संवैधानिक तरीके से दी है या फिर एक प्रकार से ये अनुचित है, तो आप अपील करते हैं कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से असंतुष्ट होते हैं तो आप अपील करते हैं कहां पर, राष्ट्रपति के पास। इसको कहा जाता है कि राष्ट्रपति क्षमादान शक्तियां। बात समझिए, ये सामान्य व्यक्ति के लिए। बस वही फिनोमिनन आप यहां पर समझने का प्रयास करिएगा कि एक्चुअली में मामला कहां का है, हाई कोर्ट का, गया कहां है, सीजेआई के पास। बिकॉज ऑफ यदि इसके समकक्ष के आप किसी भी व्यक्ति को दे दें ये मामला जांच करने के लिए तो यहां पर भेदभाव होने का डर रहेगा या फिर यहां पर जो जजमेंट है ये एक तरफा होने का भय रहेगा। एक तरफा ना हो जाए, क्यों, क्योंकि हाईकोर्ट का जज हाईकोर्ट के जज की जांच कर रहा है। पर आगे देखना मैं इसको गलत ठहराऊंगा। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए किसको भेजा गया, सीजेआई को, कि सर आपके अधीनस्थ न्यायालय के जितने भी यानी कि जो जज है ये कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, करप्शन में इन्वॉल्व पाए गए हैं या फिर असंवैधानिक कुछ कृत्य कर रहे हैं जो कि अनुचित है। अब सीजीआई क्या करेंगे, सीजीआई बोलेंगे कि सर अब हम बनाते हैं एक कमेटी, और ये कमेटी किसकी होगी, ये कमेटी होगी आप ही के समकक्ष जजों की। आप कहां के जज हो, आप तो दिल्ली हाईकोर्ट के जज। तो एक काम करते हैं, पंजाब हरियाणा दोनों का एक हाईकोर्ट है, ठीक है, तो वहां के जज उठाते हैं हम, एक जज वहां के होंगे, यानी कि जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। फिर जस्टिस ऑफ अलग अलग स्टेट के, तो अलग अलग स्टेट के 3 जज उठाए गए और 3 जजों की एक कमेटी बनाई गई। और ये कमेटी क्या करेगी, कमेटी करेगी असल में इन्होंने जो काम किया है और जो आरोप जो एलिगेशन इन पर लगे हैं वो सही है कि नहीं है, जांच नहीं कर रही है। ये ध्यान रखना, ये जांच नहीं कर रही है, ये क्या कर रही है कि एलिगेशन जो लगाए गए हैं इनका कोई आधार है या नहीं है। ये बस मुंह उठा के किसी ने भी ये एलिगेशन लगा दिए, बात समझ में आई। अनबर्न नोट मिले, सीजीआई के पास मामला गया, सीजीआई ने कहा कि ठीक है बनाओ आप कमेटी, और कमेटी क्या करेगी, ये इन्वेस्टिगेट करेगी, इन्वेस्टिगेट अपने लेवल पर कि भाई जो एलिगेशन लगा है ये सही है कि नहीं है। अब ये कौन होंगे, जिस जज के ऊपर ये साबित हुआ है मामला, ठीक है, या फिर जिस जज के ऊपर एलिगेशन है उसी के समकक्ष लोग ले आओ ताकि वही जांच करें। क्यों, क्योंकि यदि मान लीजिए एक एसपी है या फिर यूं कहा जाए कि एक हेड कांस्टेबल है और हेड कांस्टेबल के ऊपर किसी प्रकार का एलिगेशन है, ठीक है, और इसकी टीम बना दी गई है किसकी, एसपी लेवल की, तो एसपी जो बोलेगा इसको मानना होगा ना, एसपी जो बोलेगा उसको मानना होगा। ये अपनी बात कब रख पाएगा, जब इसके समकक्ष लोग बैठे होंगे ना, ठीक है।
तो मामला गया है सीजीआई के पास, सीजीआई के पास चला गया, सीजीआई ने बोला ठीक है कमेटी बनाओ जो इस एलिगेशन की जांच करेगी कि एलिगेशन सही है कि नहीं है। और इसके लिए हमने क्या कहा कि भाई जस्टिस थे, तो जस्टिस लेवल की हमने क्या बना दी कमेटी, ताकि ये भी अपना क्या रख पाए, पक्ष रख पाए कि आप दोनों कमेटी मिल लीजिए, दोनों का लेवल एक है और दोनों एक दूसरे की बात साझा करिए। तो ऐसे में क्या करप्शन और होने की गुंजाइश है? नहीं है, क्योंकि यदि इन्होंने जांच अनुचित ढंग से की तो अनुचित ढंग से किए जाने पर इनके खिलाफ भी जांच बैठ सकती है। तो ये तो उचित जांच ही करेंगे, बस इनको अपना पक्ष रखने का मौका मिल जाएगा। बात समझे? तो सबसे पहले सीजीआई के पास गया, सीजीआई ने एक कमेटी बनाई, सीजीआई ने कमेटी बनाकर बोला कि एलिगेशन सही है या नहीं है ये आप बताइए। अब ये जांच करेंगे और जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट देंगे किसको, यानी कि ये जो कमेटी बनी है अपनी रिपोर्ट देगा किसको, सीजीआई को। अब सीजीआई के पास ये प्रूफ है कि हाँ ये जो एलिगेशन लगा है ये गलत नहीं है, यानी कि एलिगेशन लगभग हमको लग रहा है कि एलिगेशन सही है, और यदि एलिगेशन सही है तो इस पर क्या किया जा सकता है। अब इसको, इस मामले को भेजा जाएगा कहां पर, पार्लियामेंट के पास, यानी कि इस मामले को भेजा जाएगा आर्टिकल नंबर 124 सब क्लॉज 4 का यूज करके हम भेजेंगे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से फिर ये जाएगा पार्लियामेंट के पास। क्या होता है आर्टिकल नंबर 124 सब क्लॉज बी? वैसे तो आर्टिकल नंबर 124 यदि आप पूरा देखोगे, आर्टिकल नंबर 124 में यह बोला गया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कैसी होगी, इनको हटाया कैसे जाएगा, इनकी तमाम प्रकार की प्रोसीजर के बारे में बातचीत की गई है आर्टिकल नंबर 124 में। हाई कोर्ट की बात आगे आती है, बात समझे? तो जैसे आर्टिकल नंबर 124 है वैसे ही आप देखोगे कि जब आप आगे बढ़ते हो तो आर्टिकल नंबर 217 भी मिलता है, यानी कि 217 ये हाई कोर्ट से संबंधित है और ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जज को कैसे हटाया जा सकता है, जजेस का जो डिसीजन है ये कैसे लाया जाएगा, ये तमाम प्रकार की चीजें इसमें है। और साथ में यहां पर उच्च न्यायालय से संबंधित है, प्रोसेस दोनों में एक ही है। जो यहां पर पार्लियामेंट का काम है वो यहां पर राज्य विधानसभा का काम हो जाएगा, ठीक है। जो यहां पर यदि मान लीजिए किसी भी राज्य में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है तो यहां पर उसका भी काम आ जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का आ जाएगा, यहां पर राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद दोनों का आ जाएगा। विधान परिषद नहीं है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि विधानसभा से ये पूरा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट एक बात याद रखिएगा कि किसी भी जज को यदि हटाया जाना है, किसी भी जज को हटाया जाना है तो उसके लिए संसदीय अनुमोदन है। मतलब कि यदि हाई कोर्ट के जज, जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज का ये मामला था यशवंत वर्मा, तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली की जो विधानसभा है वो हाई कोर्ट के जज को हटा देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसकी पावर भी किसके पास है, संसद के पास ही है, ठीक है। हाई कोर्ट के जज को हटाना हो या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो, दोनों की पावर संसद के पास ही है। ऐसा क्यों रखा गया है, ताकि जो राज्य विधानसभाएं हैं कल को ये ना बोल लें कि सर हमारा मामला है आप हमारे मामले में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। बात समझ रहे हो कि यदि राज्य विधानसभा को ये पसंद नहीं आ रहा है या फिर किसी भी राज्य को पसंद नहीं आ रहा है कि सर हमने कोई कानून बनाया है इसको नल एंड वॉइड या फिर स्ट्राइक इट डाउन कर दिया है, किसने, सीजीआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने, किया तो वो हाई कोर्ट के जज को ही हटा दें, पता चला राज्य विधानसभा में, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन की कंडीशन पैदा नहीं हो जाएगी क्या, यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र रहकर काम कैसे कर पाएगी। तो न्यायपालिका स्वतंत्र रहकर काम कर पाए, और कई बार ऐसा होता है कि पावर का मिसयूज ना हो, इसलिए कई जगह पर हमको सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर अपनाना होता है, यानी कि केंद्रीकरण की नीति अपनानी होती है, ठीक है। केंद्रीकरण बाद में भी केंद्रीकरण हो जाता है, ठीक है। जैसे जब हम हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग के बारे में पढ़ते हैं तो आपने देखा है कि वहां पर सबसे पहले केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण हो जाता है। मैं बोल रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, इसमें आप लोग बोल सकते हो बीच में, ठीक। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वो वीडियो चले जाएगा यूट्यूब पर, आप लोगों को जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। बात समझे, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, वॉइस आएगी बस आप लोगों की, और कुछ नहीं है, इतनी दूर में वॉइस भी नहीं आएगी। बात समझे, बात समझने की कोशिश करना कि तो हाँ, यानी कि जो हाई कोर्ट है उनकी पावर भी आपने संसद को क्यों दे रखी है, ताकि राज्य विधानमंडल या फिर जो राज्य विधानसभा है ये अपनी मनमानी ना करने लगे। दैट इज व्हाई हमने सुप्रीम अथॉरिटी रखा है किसको, न्यायालय को, न्यायपालिका को। और न्यायपालिका में यदि किसी प्रकार का कोई चेंज करना है तो ये भी पावर किसके पास है, संसद के पास है। अब बात समझना कि दिल्ली हाई कोर्ट में मामला हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट का मामला गया कहां, सीजीआई के पास। सीजीआई ने कमेटी बनाई और सीजीआई ने कमेटी बनाने के बाद बोला कि भाई ये जो पूरा यानी एलिगेशन लगा है इसके बारे में आप देखो। यदि एलिगेशन आप बोलते हो कि हाँ एलिगेशन सही है तो फिर इसके बाद हम भेजेंगे इसको कहां पर, प्रेसिडेंट के पास।
और प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे मतलब कि अब ये जाएगा संसद में। बात समझे? यानी कि ये पूरा, हाँ बोलो बोलो। सिद्ध नहीं होगा तो बात खत्म है। एलिगेशन सिद्ध नहीं हुआ तो बात क्या क्या नहीं, ये अपनी रिपोर्ट भेजेंगे ना कि एलिगेशन लगा था। एलिगेशन की जांच करने के लिए आपने कहा था 3 जजों की बेंच बनी थी। 3 जज कौन से थे यदि ये आपको जानना हो तो? एक थे पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट के जज, एक थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जज, और एक थे कर्नाटका हाई कोर्ट के जज। ठीक है, यानी कि सीजीआई जिनको चाहे उनको अलॉट कर सकते हैं, जिनको चाहे, जिनका भी लगता है कि भाई इनका जो जजमेंट है ये बहुत अच्छा होता है या फिर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है ये, ठीक है, ये बायस नहीं होंगे, ये उनको दे सकती है। कमेटी ये बनाएगी और कमेटी बनाकर बोलेंगे जांच करो। कमेटी ने यदि बोल दिया, ये सीनियर जज है, यदि बोल दिया कि हाँ ये जो एलिगेशन लगे हैं ठीक है ये सही है, ठीक है, और एलिगेशन की जांच होनी चाहिए, तो वो रिपोर्ट बनाकर दे देगी। यदि लगता है कि नहीं यार हमको नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, मामला वहीं खत्म हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा। हाँ बोलो। 124 सब कुछ 124। रिमूवल ऑफ जज 124 सब क्लॉज 4 ही है। ये पूरी पूरी कहानी यहां पर स्टेगनेंट है। और यदि हाई कोर्ट की बात है तो 217, दोनों का यूज हो रहा है यहां पर, यहां दोनों का यूज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सीजीआई भी इन्वॉल्व है तो दोनों का ही यूज हो रहा है यहां पर। हाई कोर्ट की बात है तो मेजरली डिस्कशन हो रहा है 217 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का। बात समझिए, यहां पर लिखा हुआ है सॉरी सब क्लॉज बी का, सो तो 217 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी का, और यही जो प्रोसेस है उसकी आधी प्रोसेस 218 में भी है। तो ये 2 आर्टिकल यहां पर महत्वपूर्ण है। बात समझिए ललित जी। चलिए आगे आते हैं। तो यहां पर आप याद रखिएगा ये जो पूरी रिपोर्ट आई, अब इस पूरी रिपोर्ट को ये क्या देंगे, प्रेसिडेंट को सौंपेंगे। अब यहां से जो रिमूवल ऑफ जज है ये ट्रिगर होगा, और रिमूवल ऑफ जज का ट्रिगर होना मतलब कि यानी कि अब आएगी संसद बीच में कि भाई आपने अपनी प्रक्रिया कर ली, अब रिमूवल ऑफ जज करते हैं हम, यानी कि अब इस जज को हटाना है। ये जनरली ऐसा हो जाता है, यानी कि जब आप प्रीवियस टाइम में देखोगे तो प्रैक्टिकलिटी में भी इसको समझना कि आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी जज को हटाया गया हो उसके पद से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, नहीं हटाया गया। ठीक है, क्यों नहीं हटाया गया? बिकॉज ऑफ कि जब आप आगे देखोगे तो ये प्रक्रिया इतनी लंबी है और इतनी ज्यादा टफ है कि जब तक ये प्रक्रिया कमजोर होती है यानी पूरी होती है, जब तक जनरली जज ही रिजाइन कर देते हैं कि भाई हटाओगे तो ये एक प्रकार से इंसल्ट वाली बात है। तो लगभग साबित तो हो गया है, समझ में तो आ जाता है कि साबित हो गया है, तो इसीलिए ये क्या करते हैं, खुद ही रेजिग्नेशन दे देते हैं। कई ऐसे मामले हैं जिनमें प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो पाई, लगभग प्रोसीजर कंप्लीट होने वाली थी और जज ने क्या कर दिया, अपना रेजिग्नेशन खुद दे दिया। ये अच्छा भी है, यानी ये गलत नहीं है, ये सही है। क्यों भाई? क्योंकि हटाया जाए इससे अच्छा खुद हट जाओ। बात समझ रहे हो? हटाया जाना ज्यादा बेकार है या फिर हटना बेकार है? तो हटाया जाना ज्यादा बेकार है, हटना तो बहुत अच्छा है, भाई हम खुद ही हट गए हैं, है ना। तो यहां पर ये प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो पाई है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये कई बार हुआ है, और कई बार हुआ है तो ये प्रोसीजर आज तक कंप्लीट नहीं हुई। आज तक कंप्लीट ना होने का मेन रीजन ये है कि जनरली जज खुद ही रिजाइन दे देते हैं। ये आगे इसी में केसेस लिखे हुए वो भी पढ़ लेना। तो अब याद रखना, सीजीआई ने कमेटी बनाई, कमेटी बनाने के बाद कमेटी ने रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट को सीजीआई ने किसको दे दिया है, प्रेसिडेंट को। अब इसके बाद चालू होता है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अब आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4, और हाई कोर्ट के लिए आता है आर्टिकल नंबर 217 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी और एज वेल एज 218 यानी कि 218। बात समझिए, अब यहां पर आएगा और इसमें क्या होगा कि भाई ऐसे तो आप जाओगे और ऐसे नहीं हटा सकते हो। अब इसके लिए एक प्रक्रिया चलेगी जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस कहते हैं। सबसे पहले या तो राज्यसभा में आएगा या लोकसभा में आएगा, दोनों ही हाउसेस में से किसी भी हाउसेस में ये मोशन लाया जा सकता है। इसको कहा जाता है मोशन, या फिर इसको आप मान लो कि हटाने का जो प्रस्ताव है ये लाया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने ये प्रस्ताव रैंडमली ला दिया। यदि मान लीजिए लोकसभा में आप लाना चाहते हैं तो लोकसभा में कम से कम 100 एमपीस होने चाहिए जो कि इस बात का समर्थन करें और इस पर क्या करें, साइन। ठीक, और ये क्या है, ये मोशन है। इसी को आप हिंदी में बोल सकते हैं कि हटाने का प्रस्ताव ला रहे हैं हम कि एक्स। हाँ बोलो, बता रहा हूं अभी। और यदि राज्यसभा में लाया जाना है तो कम से कम 50 एमपीस का यहां पर क्या होना चाहिए, साइन। राज्यसभा में यदि लाना है तो
साइन होने के बाद फिर ये बनेगा क्या, मोशन, यानी कि ये बनेगा प्रस्ताव। अब जरा देखना, इसी को कहा जाता है इंपीचमेंट ऑफ जज। क्या कहा जाता है, इंपीचमेंट ऑफ जज। इंपीचमेंट का मतलब क्या होता है, साबित कदाचार। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, देख लो इसको, कि इंपीचमेंट का मतलब ये होता है, जस्ट अ सेकेंड, कि जो कदाचार है ये साबित हो, करप्शन है ये साबित हो, अक्षमता है ये साबित हो। जब तक साबित नहीं हुआ है, जब तक वो इंपीचमेंट नहीं है, इंपीचमेंट की प्रोसेस कहलाएगी कि महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है। बट एक और बात याद रखना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंपीचमेंट जैसा कोई वर्ड नहीं है, महाभियोग जैसा कोई वर्ड नहीं है। महाभियोग वर्ड जो मेनली यूज किया गया है ये प्रेसिडेंट के लिए है, आर्टिकल नंबर 61 में। बात समझिए, जज के लिए इंपीचमेंट जैसा कोई भी वर्ड यूज नहीं किया गया है। इन्होंने बोला है मिसबिहेव, या फिर आपको लगे कि यह अक्षमता है तो उसके आधार पर जज को कैसे हटाया जा सकता है, इसके बारे में यहां पर आपको मेंशन मिलता है। बात समझिए, इंपीचमेंट महाभियोग जैसा कोई वर्ड नहीं है, यह हमने बनाया है जज के लिए। ठीक है, जिसमें हमको लगे कि जज इस योग्य नहीं है कि यह फैसला सुना पाए। तो सबसे पहले यदि मान लो लोकसभा में लाया जाना है तो इसके लिए 100 एमपीज क्या करेंगे, साइन करेंगे। साइन करने का मतलब कि हाँ, हम इस बात से एग्री करते हैं कि यह मोशन या फिर यह प्रस्ताव लाया जाए। बात समझिए, अब जब लोकसभा में आएगा तो लोकसभा में ऐसा नहीं है, लोकसभा में 100 एमपीज थे, 100 एमपीज ने साइन कर दिए। 100 एमपीज के यानी कि सांसदों के साइन करने के बाद ये किसके पास जाएगा, स्पीकर के। लोकसभा में होते हैं स्पीकर, राज्यसभा में होते हैं कौन, चेयरमैन, अध्यक्ष। बात समझे, यानी कि लोकसभा के यानी राज्यसभा के राज्यसभापति, और यहां पर कौन होते हैं, अध्यक्ष। अब बात समझना, ये जो लोकसभा के स्पीकर हैं, ये इनके पास गया, ये इस मोशन को देखेंगे, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके विवेक पर यह निर्भर करता है कि लोकसभा के स्पीकर इस मोशन को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। यदि मान लो लोकसभा के स्पीकर ने, आई रिपीट, सबसे पहले जस्टिस वर्मा के यहां क्या मिला, सबसे पहले इनके यहां अनबर्न्ड करेंसी मिली, यानी कि अध जले नोट मिले। और ये जो अध जले नोट मिले, ये बहुत गंदा मार्कर है भाई, ठीक है, ठीक, अध जले ये जो नोट मिले, इसको लेकर मामला कहां गया, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में किसने सुना, सीजेआई ने। सीजेआई ने बनाई कमेटी, और ये जो कमेटी बनाई इसमें कहां कहां के यानी जस्टिस थे, तो एक थे कर्नाटका के, एक थे कहां के, हिमाचल प्रदेश के, और एक थे कौन, हरियाणा एंड पंजाब के। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी किसको, रिपोर्ट दी इन्होंने सीजीआई को, और सीजीआई ने ये रिपोर्ट दी किसको, प्रेसिडेंट को। यानी कि अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि हाँ लाइए मोशन, क्या बोलेंगे कि भाई रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट में ये मालूम चल रहा है कि ये करप्शन में इन्वॉल्व है, यानी कि अब इन पर इंपीचमेंट लाया जाना है, यानी कि अब इनको पद से हटाना है। पद से हटाना है तो प्रेसिडेंट ऑर्डर दें तुरंत हट जाएंगे, पर नहीं, इससे न्यायपालिका क्या हो जाएगी, कमजोर। ऐसा भी तो हो सकता था कि प्रेसिडेंट डायरेक्ट ऑर्डर दे और बोले हटा दो भाई, दूसरे को लाओ, पर इससे न्यायपालिका कमजोर नहीं हो जाएगी क्या, कि भाई सीजीआई चाहे तो किसी भी 3 जज को ये मना ले और बोले कि रिपोर्ट में लाओ कि इन्होंने करप्शन किया है, तो हाई कोर्ट अपने हिसाब से काम कैसे कर पाएगा। और न्यायपालिका जहां पर अंकुश में आई, यानी कि न्यायपालिका की पावर जहां पर सीमित हुई, तो वहीं से तो करप्शन चालू होगा। बात समझिए, इसीलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना जरूरी है, और इसीलिए प्रोसेस को टफ बनाया गया है कि भाई प्रेसिडेंट डायरेक्ट नहीं हटा सकते। अब प्रेसिडेंट क्या बोलेंगे कि लाओ अब संसद में मोशन, क्या कहा जाएगा इसको, या तो प्रस्ताव या फिर मोशन। अब संसद में लाने के लिए भी एक क्राइटेरिया है कि यदि लोकसभा में लाया जाना है तो 100 एमपीज क्या करें, इस पर साइन करें कि हाँ हम एग्री करते हैं, और यदि राज्यसभा में लाया जाना है तो कितने, 50 एमपीज इस पर साइन करें कि हम इस पर एग्री करते हैं। इनके साइन करने के बाद फिर ये इंट्रोड्यूस होगा। अब देखो 100 एमपीज यहां पर शामिल हुए हैं और 50 एमपीज यहां पर शामिल हुए हैं, बात समझिए। अब देखिएगा, सबसे पहले यदि मान लेते हैं लोकसभा में आया, सबसे पहले ये मोशन कहां आया, लोकसभा में, तो लोकसभा में किसके पास जाएगा, ये स्पीकर के पास, कि देखो हमने ये मोशन लाया है, ये कदाचार है, इसके एलिगेशन लगे हैं, और अब आप इसके बारे में देखिए। और आर्टिकल कौन से प्रयोग हो रहे हैं, 124 सब क्लॉज 4 और 217 सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी और 218। अब ये स्पीकर इसकी जांच करेंगे, ठीक है, कि भाई ये सही है या नहीं है और इसमें क्या क्या एलिगेशन लगे हैं। ये स्पीकर का विवेक है कि इसको रिजेक्ट करते हैं या फिर इसको एक्सेप्ट करते हैं, बात समझिए। यदि रिजेक्ट कर दिया कहानी खत्म है, रिजेक्ट कर दिया तो कहानी खत्म। एक्सेप्ट किया तो कहा जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में कौन बैठे हुए हैं, चेयरमैन, ठीक है।
चेयरमैन के पास भी दो ऑप्शन है, या तो एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर ले। एक्सेप्ट कर लिया तो आगे आएगा, रिजेक्ट कर दिया तो कहानी वही खत्म। ठीक है, अभी वर्तमान में क्या हुआ कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ ये आया और राज्यसभा में बैठे हुए जो चेयरमैन थे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इन्होंने रिजेक्ट किया तो आगे की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाई। यदि ये एक्सेप्ट कर देते, जस्टिस वर्मा का जो केस था, यदि ये एक्सेप्ट कर देते तो इसके बाद होता कि भाई अब बनती क्या, एक कमेटी, क्या बनती, अब बनती कमेटी। यहां पर भी कमेटी बनी थी, यहां पर भी कमेटी बनी थी। इस और इस कमेटी में क्या अंतर है, ये कर रही थी कि एलिगेशन जो लगाया गया है ये सही है कि नहीं है। ठीक है, और ये कमेटी जांच करेगी अब इन्होंने ये जो करप्शन किया है ये इसमें इन्वॉल्व है, और फिर कदाचार साबित हो, बात समझे, और फिर बोलेगी हां प्रूवन है, प्रूफ हो गया है। और प्रूफ हो गया है तो अब ये मामला, ये रिपोर्ट जाएगी किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, कि हो गया है कंप्लीट। और जैसे ही ये रिपोर्ट जाएगी उसी क्षण से ये जो पद है ये खाली मान लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि रिपोर्ट गई, प्रेसिडेंट के पास गई, प्रेसिडेंट ने साइन किया और उसी पद से ये क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएंगे, ये पद खाली है, अब इस पर नई वैकेंसी लाओ। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि जस्टिस वर्मा का यहां पर गया, ये इन्होंने मोशन को एक्सेप्ट किया, मोशन एक्सेप्ट किया तो राज्यसभा में गया, और राज्यसभा में इसमें क्या हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। कब से चल रहा है ये मामला, मई 2025 से, मई 2025 की ये न्यूज है। अभी मोशन रिजेक्ट हुआ है, मतलब कि 6, 7, 8 महीने लगे हैं पूरे मोशन को कंप्लीट होने में, आगे और लगता टाइम। यदि मान लीजिए राज्यसभा में ये मोशन एक्सेप्ट हो जाता तो फिर उसके बाद क्या बनती है, कमेटी। और इस कमेटी में कौन होते, तो सुप्रीम कोर्ट के जज, लिख लीजिएगा इसको, कि इस कमेटी के जो मेंबर होते ये होते सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और साथ में एक ऐसे व्यक्ति जिनको लॉ का भरपूर नॉलेज हो। ठीक है, यानी कि राज्यसभा को जो भी लगता है, लोकसभा को जो भी लगता है, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी है, ये इनको लॉ का अच्छा खासा नॉलेज है। पहले थे नाना पालकी वाला, ये बहुत अच्छे लॉ के यानी बहुत ज्ञाता कहे जाते थे। तो ऐसा कोई भी एक पर्सन हो सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक जज होगा ये तो क्लियर है, हाई कोर्ट के एक जज होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, ये तो क्लियर है। साथ में याद रखिएगा कि एक बहुत अच्छे लॉ के विधिवेत्ता, इनको कहा जाता है कि एक विधिवेत्ता पर्सन होंगे, और फिर ये अपनी रिपोर्ट बनाएंगे और फिर ये जांच करेंगे और कि भाई मोशन एक्सेप्ट हो गई है, अब आप जांच करो। और फिर इसके बाद पूरी इंजरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप प्रेसिडेंट के पास दो, और प्रेसिडेंट जब इस पर साइन करेंगे तो उस क्षण से ये जो पूरा पद है ये खाली मान लिया जाएगा। ऐसे मल्टीपल केसेस हुए हैं, ये एक केस नहीं हुआ। ठीक है, ये केस चर्चा में इसलिए आया बिकॉज ऑफ कि राज्यसभा में ये पारित नहीं हो पाया और अनबर्न करेंसी यहां पर मिल गई थी। यदि इससे पहले आप देखोगे तो ऐतिहासिक मामलों में ये देखो 1993 का, 2011 का, ये दोनों मामले बहुत ज्यादा चर्चा में थे। जो सौमित्र सेन मामला था इसमें प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाई थी और इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, बात समझे, यानी लगभग साबित होने वाला था और इन्होंने क्या दे दिया था, इस्तीफा। जब आप ये वाले मामले को देखते हो तो इसमें ये पूरा फेल हो गया था, जैसे जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला फेल हुआ है। यानी कि ये क्या बताता है कि भाई एक प्रकार से जो न्यायपालिका है ये इसका स्वतंत्र रहना जरूरी है और इसको स्वतंत्र रखने का प्रयास किया भी जाता है। ठीक, और जनरली ये हो भी जाता है कि कई बार संसद स्वयं बोल देती है कि यार कदाचार साबित होने वाला है। यदि साबित हो गया तो जो आम नागरिक है, दैट मीन्स आप और मैं, इसका तो विश्वास उठ जाएगा ना न्यायपालिका से। तो एक काम करो कि इंपीचमेंट साबित हो, इंपीचमेंट लगे, इससे अच्छा आप रिमूव हो जाओ, ये आप खुद ही पद छोड़ दो, पद त्याग कर दो आप, जिससे लोगों का जो भरोसा है ये न्यायपालिका पर बना रहे। ये उसके बाद जो प्रोसेस चल रही है वो चलने दो, पर आप खुद पद से हटो, जिससे एक प्रकार से मंशा तो क्लियर हो जाएगी ना कि कम से कम इन्होंने इलीगली पर पद नहीं बने या फिर इन्होंने कोई गलत काम किया था तो इनको बेइज्जती करके, इंसल्ट करके हटा ही दिया गया। ये तो प्रोसीजर यही कहती है कि भाई हम हटाएं, इससे पहले जनरली बोल दिया जाता है कि आप इस्तीफा दे दो, क्योंकि ये ऐसा सम्मानीय पद है जिस पर आप रहकर किसी प्रकार का कोई करप्शन यदि करते हैं तो ये जो नेशनलिटी की भावना है या फिर जो एक प्रकार से जस्टिस की जो भावना है इसको बहुत हद तक हर्ट कर देता है। दैट इज व्हाई यदि मन में ये क्वेश्चन आए कि सर इंपीचमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, आज तक ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी जज करप्ट ना हो, तो याद रखो कि जज करप्ट ना हो यही बात कही जाती है कि जज का करप्ट होना मतलब कि न्यायपालिका का दूषित होना है, और न्यायपालिका को दूषित होने से बचाने के लिए जनरली इंपीचमेंट की प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले ही उनका रिमूवल प्रोसेस कर लिया जाता है, सॉरी इस्तीफा ले लिया जाता है कि भाई आप जाइए। ठीक है, ताकि न्यायपालिका की जो क्रेडिबिलिटी है ये बनी रहे,
बात समझ में आई? तो ये मामला मई 2025 का है, अभी वर्तमान में चर्चा में है, और वर्तमान में चर्चा में है, दैट इज व्हाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात समझ में आई? इतनी सी बात है। चलिए बताइए, समझ आया? 100%? हाँ बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो, हाँ, कुछ तो आ रहा है मन में। ये क्या गलत है बताओ? क्या ऐसा थोड़ी है कि दंड नहीं मिलेगा? यदि साबित कदाचार है तो दंड मिलेगा, साबित कदाचार है तो दंड मिलेगा, पर इम्पीचमेंट प्रोसेस बंद, प्रोसेस बंद, प्रोसेस बंद क्यों होगा? नहीं, अब ये पूरा पूरा मामला क्या है, यानी संसद सवाल उठा रही है ना फिर से राज्यसभा में, यदि ये फेल हुआ है तो राज्यसभा में फेल होने पर ये संसद दोबारा सवाल उठा रही है ना कि भाई साबित है, साबित है तो आप इसको करो ना, पास करो ना। ये अभी चल रहा है मामला, ऐसा नहीं है। हाँ ये अभी चल रहा है मामला, ऐसा नहीं है दोबारा उठेगा। हाँ बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल 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 ठीक। हाँ ये संसद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहती है। यदि वो बोल देते हैं या फिर सीजीआई बोल देते हैं भाई स्टे लगाओ अभी अभी रुको, तो नहीं करेंगे। यदि बोल देते हैं कि आप जारी रखो, साबित कदाचार नहीं है, जनरली बोला जाता है कि यार कंडीशन देखी जाती है, जैसे ये कंडीशन है तो इसमें नहीं कर रहे थे वो। पर यदि कंडीशनल है कि बहुत छोटा मोटा कोई आरोप लगा है तो आप करते रहो अपना, ठीक। कमेटी विल डिसाइड, जो कमेटी बनाई गई है ना सीजीआई, कमेटी विल डिसाइड। हाँ जो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और कर्नाटका की जो कमेटी है, ये कमेटी बताएगी कि मामला कितना संगीन है, ठीक है, उसकी संगीनता को देखते हुए। हाँ हाँ देखो हाँ नहीं देखो यार, पर्सन हर कोई अच्छा है, पर याद रखिएगा कि असल में न्यायपालिका और कार्यपालिका विधायिका में आप ऐसे इन्वॉल्वमेंट, हम जो सोच रहे हैं ये बहुत छोटी बात है, ये हम जो सोचते हैं वो बहुत छोटी बात है। अब आप सोचो कि जब ये कोई ऐसा रिमूवल ऑफ जज का कोई केस होता है तो रिमूवल ऑफ जज में आपको हर एक एंगल देखना होता है, हर एक एंगल। मोशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया मतलब कि बिक गई विधायिका, नहीं नहीं ऐसा कंसेप्ट नहीं है। हो सकता है कि मोशन को एक्सेप्ट ना किए जाने के कई रीजनेबल ग्राउंड्स हो, वो रीजनेबल ग्राउंड्स अभी हमारे सामने नहीं आए हैं, क्योंकि ऑफिशियली बताया कहां गया है कि क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्यों रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, क्यों रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट होने के ग्राउंड्स होंगे, रिजेक्ट होने के ग्राउंड्स आ जाएंगे आगे, क्योंकि आगे तो अभी ये मामला उठेगा ना, क्योंकि कैश मिला था तो अभी ये मामला उठेगा। तो कुल मिलाकर टॉपिक क्या था, रिमूवल ऑफ जज। और रिमूवल ऑफ जज क्यों इंपॉर्टेंट था, वो आपसे ये नहीं पूछने वाला एग्जाम, बताओ जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में क्या हुआ था, वो क्या पूछेगा, रिमूवल ऑफ जज, आर्टिकल नंबर 124 सब क्लॉज 4, आर्टिकल नंबर 217 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी और आर्टिकल नंबर 218। बात समझे। और साथ में जब रिमूवल ऑफ जज की प्रोसेस चलती है तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के लिए मिनिमम एक्सेप्टेंसी कितनी होनी चाहिए ये पूछेगा। साथ में इसको आंसर राइटिंग के सिनेरियो में आपको पूछेगा, वो नहीं पूछेगा कि भाई राज्यसभा ने क्यों कैंसिल किया, क्यों, क्योंकि नहीं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, वो नहीं पूछेगा। हाँ नैतिक रूप से मन में आता है, क्या किया जाए सर। ये तो बहुत बढ़ते हैं, मेरे बहुत देश का राष्ट्रपति रिजाइन देता है आफ्टर दैट, और वो रीजन लिखता है लेटर में कि मैं, हाँ कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, ठीक, छोड़ो इसको का मतलब ऑनलाइन क्लास में छोड़ो, ऑफलाइन में डिस्कस करें, ठीक। हाँ बोलो 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 बेटा, डिम्पल डॉली जी बोलो, आप क्या बोल रहे आगे। जरूरी थोड़ी है, और जरूरी थोड़ी है, मेरे ऊपर कदाचार चल रहा था, प्रूफ हुआ, जब तक प्रूफ नहीं है जब तक मैं नहीं हूं, मेरे को नहीं करना है अब जॉब।
कई बार तो ऐसी कंडीशन आती है ना कि भाई, जैसे कई केस था, जैसे सौमित्र सेन का जो केस था, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि भाई मैं परेशान हो गई हूं यार, यानी कि इसके कारण मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं। ये बात समझिए। सीधी बात है कि यदि मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगा है तो इस एलिगेशन में क्या मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से कर पाऊंगा? मेरे दिमाग में तो वही चल रहा है ना कि यार मैं अपना काम अच्छे से यदि कर रहा हूं और फिर भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगा है, तो ये तो गलत बात है ना। तो इसके लिए मैंने रिजाइन कर दिया। सिंपल सा कारण तो यही बताया जाएगा। ठीक है, तो दोनों पक्ष देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई मोशन लाया गया या फिर कोई भी एलिगेशन लगाया गया तो एलिगेशन अचानक से इंप्लीमेंट हो जाए। नहीं, मैं परेशान हो गया हूं इस एलिगेशन से, मैं रिजाइन कर रहा हूं। रिजाइन कर रहा हूं दैट मींस ऐसा नहीं है कि मेरी जांच बंद हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरी जांच बंद हो जाएगी। इसको सरकारी नौकरी से समझ लो आप, कि सरकारी नौकरी में यदि कोई रिजाइन कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब जांच बंद हो गई क्या? जांच कैसे बंद हो जाएगी? रिजाइन करना एक अलग प्रोसीजर है, जांच करना एक अलग प्रोसीजर है। हो सकता है कि भाई आपने रिजाइन कर दिया, रिजाइन करने के बाद आप जज नहीं हो, पर आप व्यक्ति तो हो ना, जज रहते हुए आपने कोई ना कोई ऐसा काम तो किया है ना, तो उसका सजा, उसकी सजा तो मिलेगी ना, उसका प्रावधान तो है कि जो आपने प्रीवियस टाइम में कर दिया है, क्योंकि अपराध तो हो गया है, जो प्रीवियस टाइम में कर दिया उसका जो पनिशमेंट है वो तो आपको मिलेगी ना। तो मुझे हटाओ मत, मैं रिस्पेक्ट से के साथ, विथ रिस्पेक्ट ये कुर्सी छोड़ देता हूं, अब आप करते रहो जांच। तो लाइन समझो कि आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूवल ऑफ जज की प्रोसेस से नहीं हटाया गया है। यह थोड़े ना बोला है कि दंडित नहीं किया गया है, ये थोड़े ना बोला है कि दंडित नहीं किया गया है, हटाया नहीं गया है, क्योंकि उससे पहले वो रिजाइन दे देते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से हटाया जाना, हाई कोर्ट के जज के पद से हटाया जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी भगवान बैठे हुए हैं, नहीं, हटाया नहीं गया, वो खुद हट गए हैं। ठीक, प्रोसेस कंप्लीट हुई है। ठीक, बात समझी। और क्या कोर्ट विल डिसाइड, कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट डिसाइड करेगी। ठीक है, 1968 का जो जजेस इंजरी एक्ट है उसके खिलाफ, उसके बिहाफ में फिर पूरा पूरा केस चलता है। 1968 का याद रख लेना, जजेस इंजरी एक्ट इसको कहा जाता है, उसके लिए ये केस चलता है। फिर 1968 का जजेस इंजरी एक्ट, जज इंजरी एक्ट ना, इसको लेकर केस चलाया जाता है कि भाई इसमें क्या है, जो क्लॉजेस है ये थोड़े अलग अलग पाए जाते हैं इसमें, कि बोला जाता है कि आपने पद पर रहते हुए तमाम प्रकार के काम किए हैं, तो इसके लिए फिर अलग अलग क्लॉज है। बात समझे, आगे बढ़े, पक्का। चलिए आगे आइए। तो अब देखिएगा कि एक और मुद्दा है ये, जिसको लेकर हमने शायद क्लास में भी डिस्कस किया था। ये मुद्दा कुछ इस प्रकार से था कि असल में जब हमारा जो इंडिया है ये ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, तो ब्रिटिश इंडिया में सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत ज्यादा पढ़ते हो आप। यहां पर हुआ ये करता था कि भाई ब्रिटेन अपना जो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है इसको फॉलो कराने के लिए गवर्नर जनरल का पद बनाता था। बात समझिए, गवर्नर जनरल का पद। यदि इंडिया पाकिस्तान सेपरेशन की बात आप देखोगे तो इंडिया पाकिस्तान सेपरेशन में मेन बात क्या कही गई थी कि सर आप अपना संविधान निर्माण करिए, सब कुछ करिए, पर जब तक आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है, जब तक जो गवर्नर जनरल है, क्या नाम था इनका, माउंटबेटन, ठीक, यही आपके क्या रहेंगे, लीडर रहेंगे, यानी कि इनके नीचे सब लोग काम करेंगे। पता होगा ये बात, ठीक है। यानी कि माउंटबेटन बहुत बाद तक गवर्नर जनरल के पद पर थे, आफ्टर इंडिपेंडेंट भी ये क्या थे, गवर्नर जनरल के पद पे थे। पाकिस्तान को भी यही सजेशन दिया था कि भाई आप भी गवर्नर जनरल का पद अपनाएं, यानी कि गवर्नर जनरल कौन है, माउंटबेटन ही रहेंगे, या फिर एक ब्रिटिश एम्प्लॉय ही रहेगा, हाँ आ रहा हूं मैं, एक ब्रिटिश एम्प्लॉय ही रहेगा, और आप नीचे अपना काम करते रहो जब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन रहा। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने गवर्नर जनरल का पद अपने पास रखा था। ठीक है, बात समझ रहे हो, इन्होंने अपने पास रखा था कि नहीं आप हट जाओ, पूरा काम मैं करूंगा। इंडिया में हमने गवर्नर जनरल का पद ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही रहने दिया था, और नीचे हम अपनी गवर्नमेंट चला रहे थे। पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके हिसाब से हमारी संविधान, हमारी जो सरकार है ये बनी, और इसके बाद फिर हमने वर्तमान स्ट्रक्चर को अपनाया था। बात ये जरा समझिएगा, आगे बढ़े उससे पहले इनका डाउट ले लें, बोलो। हाँ जी, हाँ तो क्योंकि बीच में माउंटबेटन ने कह दिया था ना कि भाई नहीं अब हम जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर वो दंगे अंगे का सीन चलने लगा था। हाँ हाँ, उसकी बात की का, ठीक है। बड़े चंचल स्वभाव के व्यक्ति। हाँ
क्वेश्चन जल्दी आता है। क्वेश्चन जल्दी आ जाता है। चलो मैं आऊं, आगे आऊं, ठीक है। देखिएगा, हाँ, तो यहां पर याद रखिएगा कि असल में अभी वर्तमान में आरोप यह है कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है, वर्तमान गवर्नमेंट मतलब कि बीजेपी, वर्तमान गवर्नमेंट मतलब कि हो सकता है कांग्रेस भी हो, क्योंकि ये जो बायसनेस ये हर एक जो पार्टी है अपनाती है, तो इसको किसी भी प्रकार से सेंट्रिक होकर मत सुनना कि भाई बीजेपी सेंट्रिक है या फिर ये कांग्रेस सेंट्रिक है, नहीं। हर एक गवर्नमेंट बनती कैसे है? गवर्नमेंट बनती ऐसे कि भाई जिसकी मेजॉरिटी है वो गवर्नमेंट ला देगा। अब मेजॉरिटी पावर दैट मींस यदि मान लीजिए यहां पर बीजेपी गवर्नमेंट बैठी हुई है, ठीक है, या फिर इसको मैं बीजेपी की जगह लेता हूं, एक्स गवर्नमेंट यहां पर बैठी हुई है, ये एक्स गवर्नमेंट है और यहां पर वाई गवर्नमेंट है। यदि एक्स गवर्नमेंट सेंट्रल में है, यूनियन में है, तो ये तो चाहेगी ना भाई कि जितने काम मैं कर रही हूं उतने काम पब्लिश हो, ठीक है, और जहां जहां पर मेरी स्टेट, मेरी जो गवर्नमेंट है वहां पर काम अच्छे हों, ठीक है, वहां पर काम अच्छे हों। यहां पर हो ये जाता है कि कई बार कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है कि यदि मान लीजिए कर्नाटका, जैसे कर्नाटका का एग्जाम्पल लें, तमिलनाडु का एग्जाम्पल लें, तो यहां पर आपको अलग अलग पार्टी की गवर्नमेंट देखने के लिए मिलेगी। वेस्ट बंगाल में अलग पार्टी की गवर्नमेंट देखने के लिए मिलेगी। होता क्या है कि ये जो अलग गवर्नमेंट वाले स्ट्रक्चर है या फिर अलग गवर्नमेंट वाले स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये अक्सर इस यूनियन गवर्नमेंट पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर एलिगेशन लगाते हैं कि हमको अपने तरीके से काम नहीं करने दे रहे हैं, और यदि काम हम कर रहे हैं तो ये काम करने में अड़ंगे डाल रहे हैं, ठीक है, ये रुकावट पैदा कर रही है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। या तो बजट पास नहीं कर रही है, बिल पास नहीं होने दे रही है, कोई बिल यदि राष्ट्रपति के पास रखा हुआ है तो राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं कर रहे हैं। बात समझिए, ये क्यों लगाए जाते हैं एलिगेशन? क्योंकि किसी भी बिल को यदि पास करना है तो उसकी स्टेजेस होती हैं कि सबसे पहले ये जाएगा कहां पर? लोकसभा में, लोकसभा के पास जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा के पास जाएगा ये प्रेसिडेंट के साइन होने के लिए। राज्य में यदि आप देखोगे तो राज्य में ये होता है कि भाई सबसे पहले ये गया कहां पर? विधानसभा। यदि विधान परिषद है तो विधान परिषद में जाएगा, और यहां पर यदि पास हो गया तो फिर इसके बाद जाएगा कहां पर? जो गवर्नर है यानी कि जो राज्यपाल है इनके पास साइन होने के लिए जाएगा पूरा पूरा बिल। बात समझिए, और फिर जब ये साइन कर देंगे तो इसके बाद बन जाएगा क्या? ये एक्ट। तो ये गवर्नर पर आरोप लगाए जाते हैं कि सर गवर्नर को एलोकेट कौन कर रहे हैं? गवर्नर निर्वाचित थोड़ी है, गवर्नर क्या है? मनोनीत है। क्या है ये? मनोनीत है, यानी कि मनोनयन से आए हैं। और इनको मनोनीत किसने किया है? मनोनीत किया है, वेरी गुड, प्रेसिडेंट ने। बात समझिए, दैट मीन्स, और प्रेसिडेंट ने किया है तो इनका कार्यकाल भी क्या है? इनका टेन्योर क्या है? इनका टेन्योर कुछ नहीं है, एक लाइन लिखी हुई है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। बात समझिए, यह बोला जाता है कि भाई एक तो सबसे पहले गवर्नर को मनोनीत कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट। और इनका कार्यकाल, टेन्योर कितना है? तो टेन्योर के बारे में भी स्पष्ट नहीं है, और लिखा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे ये गवर्नर रहेंगे, राष्ट्रपति ने चाह दिया तो इनको गवर्नर पद से हटा दिया जाएगा। बात समझिए, तो भाई अब आप बताइए कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी अकाउंटेबिलिटी, इनकी जिम्मेवारी किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए। जिस बात में ये आरोप लगाया जाता है कि जिस बात में राष्ट्रपति खुश होंगे वो काम करेंगे गवर्नर। बात समझिए, तो कई बार होता यह है कि जो अपोजिट गवर्नमेंट वाली पार्टी है, यही सेंट्रल में या फिर यूनियन में बैठी हुई है बीजेपी, तेलंगाना में या फिर तमिलनाडु में अलग अलग पार्टी है, तो ये जो अलग पार्टी वाले स्टेट्स होते हैं, यहां पर यदि कोई बिल लाया जाता है और वो विधानसभा, विधान परिषद से होते हुए गवर्नर के पास जाता है, तो और गवर्नर इस पर मंजूरी देना नहीं चाहते हैं, तो ये क्या करते हैं कि डायरेक्ट मना नहीं करते, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां से पास हो गया है, ये उस बिल को अपने पास रख लेते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं बताता हूं, मैंने अपने विचारार्थ रखा है इसको, मैं आगे इस पर साइन करूंगा या फिर आगे मैं बताता हूं क्या होता है। ऐसा नहीं है तो फिर ये भेज देते हैं किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। यदि इनके पास कोई उत्तर नहीं होता तो बोलते हैं कि मैं प्रेसिडेंट के विचाराधीन इसको रखा हूं, यानी कि राष्ट्रपति सोचकर बताएंगे इस पर क्या करना है, ठीक है। कई बार ये एलिगेशन लगाया कि सर कई बिल पर 2-2 साल तक इन्होंने कुछ नहीं बोला, 2-2 साल तक इन्होंने अपने पास रखा, यानी 3-4 महीने तो दूर की बात है, 2-2 साल तक ये अपने पास अटका कर रखे हैं। इसके कारण हुआ क्या? इसके कारण हुआ ये कि सर यदि ये बिल पास हो जाता तो बिल लाया तो किसी ना किसी काम के लिए गया होगा, यदि ये बिल पास हो जाता वो तो काम हो जाता, कोई योजना ही आ रही थी, कहीं पर कोई इंफ्रा ही बनाना था, कहीं पर आईटी सेक्टर को ही बूम करना था, तो ये बिल आता, बिल पास होता और वो काम होने लगता, इंप्लीमेंटेशन हो जाता। पर यदि बिल पास हो जाता, इंप्लीमेंटेशन हो जाता, तो इसके कारण
वाहवाही होती किसकी, सिंपल भाषा में समझो, वाहवाही होती है किसकी, जो स्टेट में गवर्नमेंट है उसकी। तो स्टेट गवर्नमेंट ये एलिगेशन लगाती है कि सर ये जो स्टे लगाए जा रहे हैं ना, ये जो बिल पास नहीं किए जा रहे हैं, ये यूनियन गवर्नमेंट अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है और यूनियन गवर्नमेंट अपने जो सेंट्रलाइजेशन की पावर है वो दिखा रही है कि सर यदि ये बिल पास हो जाएगा तो आपकी वाहवाही होगी, और हम चाहते हैं कि काम किसके द्वारा किया हुआ कहा जाए, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके द्वारा। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस गवर्नर को कंट्रोल करती है, इस गवर्नर के पद को कंट्रोल करती है। तो होना क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो ये जो प्रसाद पर्यंत की भूमिका यहां पर हो रही है कि गवर्नर का जो पद रहेगा ये प्रसाद पर्यंत रहेगा। तो गवर्नर को हमेशा ये डर है कि यदि मैं उनकी मेंटेलिटी के हिसाब से काम नहीं करूंगा तो मुझे हटा दिया जाएगा। यदि मैं उनके द्वारा, उनकी मेंटेलिटी के हिसाब से या फिर उनके द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंगली काम नहीं करूंगा तो मुझे हटा दिया जाएगा, मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, फिर मेरी जो पॉलिटिकल यानी करियर ही खराब हो जाएगा। तो एक प्रकार से ये तो जिम्मेवारी को खत्म करो आप, ताकि ये स्वतंत्र रहे और ये स्वतंत्र तरीके से, निष्पक्ष तरीके से क्या कर पाए, व्यवहार कर पाए। क्योंकि एक गवर्नर का काम क्या है, एक गवर्नर का काम है कि स्टेट में जो लॉ एंड ऑर्डर है इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है इसको सुगम बनाना। और आपने यहां पर क्या कर दिया कि सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर को अपना लिया, बात समझे, जिसके कारण गवर्नर नो डाउट रिस्पॉन्सिबल हो गया किसके प्रति, प्रेसिडेंट के प्रति, और इसके कारण जो गवर्नर है ये अपनी भूमिका अच्छे से नहीं निभा पा रहा, जिसके कारण जो स्टेट गवर्नमेंट है ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही है, और जिसके कारण जो लॉ एंड ऑर्डर है इसका इंप्लीमेंटेशन जितना अच्छा होना चाहिए था ये इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये एलिगेशन लगाती है किस पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर, कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट हमको अपना काम अच्छे से नहीं करने दे रही है और ये क्या कर रही है, हमारे साथ बायसनेस कर रही है कि सर आप कुछ काम ही ना कर पाओ, क्योंकि गवर्नर साइन नहीं करेंगे तो आप काम कैसे कर पाओगे, और काम नहीं कर पाओगे तो जो जनता है उसको कैसे लगेगा कि आपने अच्छा यानी डेवलपमेंट किया है और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, एजुकेशन पॉलिसीज पर काम किया है। समझ रहे हो, तो ये लूप होल है। तो यहां पर कई लोग ये बोलते हैं कि सर कई बार हमने ये भी कहा, जैसे तमिलनाडु और केरला का वर्तमान में इशू यदि आप समझोगे तो तमिलनाडु और केरला का वर्तमान में इशू ये है कि गवर्नर हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। याद रखना कि साल में 2 बार, ठीक है, या फिर यूं कहा जाए कि साल में 1 बार और पूरे कार्यकाल में 2 बार, जैसे 5 साल में गवर्नमेंट बनती है तो राज्यपाल, और अब सेंट्रल में भी बनती है और स्टेट में भी बनती है। ये एक मुद्दा हुआ, ये एक मुद्दा समझ में आया। दूसरा मुद्दा यह है कि कई बार ये एलिगेशन लगाया जाता है, जो अभी लगाया जा रहा है तमिलनाडु और केरला की साइड से, कि सर जो गवर्नर है ये हमारे साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं। ठीक, कोऑर्डिनेशन कैसे नहीं करते हैं, तो याद रखना कि जब 5 साल में सरकार चुन के आती है, जब एक बार, और एवरी ईयर का जो फर्स्ट सेशन होता है इसमें एक बार ये क्या करते हैं, गवर्नर और राष्ट्रपति, ठीक, ये सभा को संबोधित करते हैं, ठीक, असेंबली में स्पीच देते हैं। ये सब इसको कहलाता है संबोधित करना, कि सभा को हमने क्या किया है, संबोधित किया है। और सभा को संबोधित कैसे किया जाता है, तो एक स्पीच देकर। और ये जो स्पीच दी जाती है, याद रखना कि ये स्पीच लिखी जाती है किसी ना किसी के माध्यम से, और लिखी किसके माध्यम से जाती है, तो जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी का मतलब जिसकी गवर्नमेंट है, ये रूलिंग पार्टी अपने कामों को लिखती है कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, इस साल हम ये काम करने वाले हैं, यानी कि कुल मिलाकर अपनी तारीफ ये बताएगी, और आगे हम क्या करने वाले हैं ये बताएगी। और इस पूरी स्पीच को पढ़ेंगे राज्यपाल, कहा, राज्य विधानमंडल में, प्रेसिडेंट के साथ, सेम एज कंडीशन कहां पर, संसद में। इसमें एक शर्त है कि आपको अपने मन से कुछ नहीं जोड़ना है, जो लिखा हुआ है वही पढ़ना है, एक शब्द भी, एक वर्ड भी आप यहां वहां नहीं कर सकते, जो लिखा हुआ है वो बोलो, आपके अपने वर्ड नहीं होंगे। तो सरकार ने जो दे दिया कि भाई आपको सभा, यानी इस सभा को संबोधित करना है, विधानमंडल को संबोधित करना है, यह है स्पीच, और आप ये बोलना चालू करो। तो तमिलनाडु में ये हुआ, केरला में ये हुआ कि गवर्नर ने अपने हिसाब से इसमें वर्डिंग जोड़ी, और गवर्नर ने अपने हिसाब से वर्डिंग जोड़ी, तो जो स्पीकर महोदय बैठे हुए थे ये बोलते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली नहीं है। बात भी सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो सरकार बोलेगी, यानी कि जो सरकार स्पीच लिखकर देगी वो स्पीच बोलना है, और आपको अपने हिसाब से कुछ नहीं बोलना है। आपने अपने हिसाब से वर्डिंग चेंज की, अपने, क्योंकि वर्ड चेंज करना मतलब कि अर्थ चेंज हो जाना, और आपने अपने हिसाब से वर्डिंग चेंज की, तो स्पीकर महोदय ने इसको क्या बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है, ये असंवैधानिक है। और जब असंवैधानिक है तो इन्होंने स्पीच रखी और ये वॉकआउट कर गए। और याद रखना कि असेंबली से वॉकआउट कर जाना, वॉकआउट का मतलब होता है कि असेंबली को आधे में छोड़कर चले जाना,
तो इन्होंने स्पीच रखी, स्पीच रखने के बाद ये वॉकआउट कर गए। स्पीच रखकर वॉकआउट करना मतलब कि ये बहुत क्रूशियल कंडीशन होती है, बिकॉज ऑफ कि आप संविधान का पालन नहीं कर रहे हो, और संविधान का पालन किए जाने पर यदि आपको बोला गया तो आप उस सभा को ही छोड़कर चले गए। दैट मीन्स आप गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। यह मुद्दा उठा तमिलनाडु में। तो दो मुद्दे हैं, एक है कि भाई बिल हम भेजते हैं तो बिल पास नहीं होता, बिल बहुत लंबे टाइम के लिए अटक जाता है, और दूसरा है कि गवर्नर है ये गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण बहुत सारे विवाद जन्म ले रहे हैं, और इसके कारण मल्टीपल कॉन्ट्रडिक्शन यहां पर क्रिएट हो रहे हैं, मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो दो मांगे यहां पर उठ रही हैं। दो मांगे उठ रही है कि पहली बात है कि सर जो गवर्नर का पद है इसको आप मनोनीत से नहीं, मनोनयन से नहीं, इसको आप क्या कर दो, निर्वाचित। ठीक है, कई लोगों का कहना यह है कि गवर्नर का पद ही नहीं होना चाहिए, कई लोगों का यह कहना है। पर ओवरऑल यदि हम गवर्नर का पद हटा देंगे तो एक प्रकार से ये तो वो वाली बात हो गई कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट किस प्रकार से पता लगाएगी कि नीचे क्या चल रहा है, ग्राउंड लेवल पर क्या चल रहा है। तो ग्राउंड लेवल पर क्या चल रहा है ये तो बताता है गवर्नर, तो गवर्नर का पद होना तो आवश्यक है। पर यहां पर यह बात उठती है कि सर गवर्नर का पद हो, इट्स ओके, पर गवर्नर का कम से कम टेन्योर आप फिक्स कर दो कि इतने साल तक ही रहेगा। ठीक, 3 साल 5 साल जैसे सभी का फिक्स है, तो आप ये फिक्स करो ताकि एक प्रकार से इसके मन में जो भय है या फिर गवर्नर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और गवर्नर जो हम बोलते हैं कि राष्ट्रपति और प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, तो ये जो प्रसाद पर्यंत का फंडा है ये खत्म हो, क्योंकि प्रसाद पर्यंत का फंडा खत्म होने पर ये स्वतंत्र रूप से बिहेव कर पाएगा, स्वतंत्र रूप से व्यवहार कर पाएगा कि हाँ इट्स ओके, मैं इतने टाइम के लिए हूं और इतने टाइम में अच्छे से काम कर सकता हूं। और सेम इंप्लीमेंट करो कि जैसे जज के लिए है, जैसे राष्ट्रपति के लिए है कि यदि असंवैधानिक कोई काम करते हैं या फिर प्रूवन करप्शन होता है, मिस बिहेवियर प्रूव हो जाता है, तो उस पे से हटा दो आप। यानी कि जो प्रोसेस हम ऊपर अपना रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए, सीजीआई के लिए, वो हम नीचे क्यों नहीं अपना रहे हैं। और जब हम नीचे नहीं एप्लीकेबल कर रहे हैं तो कोई भी बात यदि गवर्नर की पसंद नहीं आई है प्रेसिडेंट को, कोई भी बात यदि रूलिंग पार्टी को पसंद नहीं आई है तो वो फट से हटा देंगे। और इनको हमेशा से ये भय है कि यार मैं हट ना जाऊं क्योंकि मेरा टेन्योर तो फिक्स है नहीं। तो ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। और यदि ऑपोजिशन की गवर्नमेंट है, ठीक है, कोई और पार्टी की गवर्नमेंट है, तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लेंगे। बात समझ रहे हो। तो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पा रहे हैं, जिसके कारण लॉ एंड ऑर्डर का जो इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए वो अच्छा नहीं है। और जहां पर इंप्लीमेंटेशन अच्छा हो रहा है वहां पर ये वॉकआउट की कंडीशन क्रिएट हो रही है। बात समझिए। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि सर गवर्नर, अच्छा इसमें जिस आर्टिकल का यूज हुआ है ये है 143। ठीक, 143 एक आर्टिकल को आप याद रख लीजिए, जब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आएगा तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो यहां पर याद रखिएगा कि कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि सर गवर्नर का जो पद होना चाहिए एक तो मनोनयन से नहीं, इसको कैसे होना चाहिए कि जैसे निर्वाचित हो रहे हैं वैसे ही आप इलेक्टेड होकर आओ। इलेक्टेड होकर आओगे तो भाई यहां पर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर जो आपका जिम्मेदारी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, खत्म हो जाएगी। और अकाउंटेबिलिटी आपकी किसके प्रति रहेगी, डायरेक्टली जनता के प्रति। यानी कि जो डेमोक्रेसी है इसका डायरेक्ट फॉर्म आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात ये हो जाएगी कि आप इसका टेन्योर फिक्स करें, और ये फिक्स हो जाएगा तो फिर ये जो राष्ट्रपति की बायलनेस बोली जा रही है ये खत्म हो जाएगी। तो इसमें जो गवर्नर है ये कोऑर्डिनेशन भी अच्छे से बैठा पाएंगे, और हो सकता है कि गवर्नर अपना काम और अच्छे एलिजिटली बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट तरीके से कर सकें, यानी कि अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकें। तो तमिलनाडु केरला से ये बात उठी थी, अभी से नहीं, ये तो अभी इसलिए चर्चा में क्योंकि अभी वॉकआउट कर गए हैं, वो जो मैंने करंट सिनेरियो बताया। इवन ये मई जून से उठ रही है बात कि सर गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पा रहे हैं, खासकर उन राज्यों में जहां पर अपोजिशन की या फिर अदर पार्टी की गवर्नमेंट है। रूलिंग पार्टी की जहां गवर्नमेंट है वहां पर अच्छे से सब कुछ चल रहा है। कभी आप नहीं देखोगे कि यूपी में कोई मुद्दा हुआ, कभी आप नहीं देखोगे कि भाई अलग अलग राज्यों में जहां पर भी रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट है वहां पर कुछ हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर सेम मेंटेलिटी चलती है। ठीक, वहां पर लोगों को बताना है, ये आरोप लगाए जाते हैं कि वहां जहां पर रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट है वहां पर लोगों को बताने के लिए कि सर हमने आपके लिए ये काम किया, इतने काम किए, उतने काम किए, वहां पर बताने के लिए गवर्नर को बोलते हैं कि जल्दी जल्दी बिल पास करो, जल्दी जल्दी लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करो। पर जहां पर रूलिंग पार्टी की नहीं है, जहां पर अपोजिशन की है या फिर कोई अदर पार्टी की है, तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाता, जिसके कारण जो गवर्नमेंट है ये अच्छे से काम नहीं कर पा रही है।
बात समझ में आ रही है? यह है पूरा पूरा मुद्दा। इस पूरे पूरे मुद्दे को यहां पर मैंने संवैधानिक भाषा में लिखा हुआ है। बात समझ में आई? ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? हाँ, किन किन केसेस का ये लेना देना था, तो वो भी यहां पर लिखा हुआ है, इस पूरे को आप पढ़ लीजिएगा। बात समझे? इसके अलावा आर्टिकल नंबर 21, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। 2 मिनट मैं आपको समय देता हूं, 2 मिनट बाद मैं आऊंगा, ठीक है? 1 सेकंड, ठीक है, 2 मिनट बाद। बोलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ, बोलो 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 बोलो। कुछ पूछने वाला था मैं, क्या पूछने वाला था? चलिए देखिए,
आर्टिकल 21 पढ़ा था आपने, आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी पढ़ा था, बस उसी से संबंधित है ये, ठीक है। नया क्या मैम, फाहिमा शिरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस क्या था? फाहिमा शिरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, बताइए कौन सा था? फाहिमा शिरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बोलो 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 बोलो। हाँ हाँ, फाहिमा शिरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला पढ़ाया है, सुना है, बोलो कोई कोई भी। हाँ 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 21, वेरी गुड। देखो राइट टू इंटरनेट, तुक्का मारा भी सही में, राइट टू इंटरनेट। ठीक है, यहां पर याद रखना कि आर्टिकल नंबर 21 मैंने पहले ही बताया है, ऑनलाइन वालों एक बार ध्यान से सुनना कि आर्टिकल नंबर 21 के बारे में आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, जिसमें राइट टू लाइफ के बारे में कहा जाता है, यानी कि जीवन के अधिकार के बारे में डिस्कस किया जाता है। अब जीवन का अधिकार यानी कि कैसा जीवन का अधिकार, तो भाई मेनका गांधी केस में एक आ गया था कि जो जीवन है ये सम्मानपूर्ण और साथ में विकल्प युक्त होना चाहिए, यानी कि राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी एंड चॉइस। ये कंप्लीट पूरा पूरा आर्टिकल है कि आपके पास जीवन जीने के विकल्प होना चाहिए और साथ ही साथ डिग्निटी युक्त या फिर सम्मान युक्त पूर्वक जीवन आपके पास होना चाहिए, तो ही ये जो राइट टू लाइफ है ये फुलफिल है, अदरवाइज नहीं है। अब आप ही बताइए मुझे कि यदि मान लीजिए फाहिमा शिरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस था, 2019 का ये केस था, इसमें पहली बार बोला गया था कि राइट टू इंटरनेट इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। ये पहली बार बोला गया, राइट टू इंटरनेट इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन जीने के अधिकार के तहत जो इंटरनेट है ये एक प्रकार से उसी के अंतर्गत आता है कि ये भी हमारा विकल्प है। क्यों कहा गया? बिकॉज ऑफ कि इंटरनेट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यदि आज के सिनेरियो में देखो, इंटरनेट नहीं होगा तो ये क्लास नहीं चलेगी, इंटरनेट नहीं होगा तो मैं कंटेंट इतने जल्दी डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, इंटरनेट नहीं होगा तो मुझे भी प्रॉब्लम होगी और आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगी, इंटरनेट नहीं होगा तो मुझे इतनी बड़ी बड़ी किताबें लेकर बैठना होगा डेली कि भाई मैं कहां से करंट अफेयर कराऊं, इंटरनेट नहीं होगा तो न्यूज़ेस इतने जल्दी हमारे सामने नहीं आएंगी। बात समझे? इंटरनेट नहीं होगा तो आप सरकारी एग्जाम का फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। आज से 20 साल पहले जैसे फॉर्म फिल होते थे वैसे आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि लिख कर 20-25 साल पहले ज्यादा ये लिख कर आपको फॉर्म फिल करना होगा ऑफलाइन। यानी कि इंटरनेट आने से जो दुनिया है ये थोड़ी सी आसान हुई है। वो एक सर है मासी जीवी सर, उनका वीरेंद्र मासी जीवी, इन्होंने एक बात कही अभी वर्तमान में कि चैट जीपीटी थोड़ा बायस्ड है, चैट जीपीटी जातिगत उत्तर देती है। इस बात से कौन कौन एग्री करते हैं? हाँ, ये बात से याद रखना कि ये बात बिल्कुल सही है। शब्द बात को कहने का तरीका थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है, बात गलत नहीं है, आई रिपीट, बात गलत नहीं है, बात को कहने का तरीका गलत हो गया है। इसको आप समझ लो इस आर्टिकल से, ठीक, कि बात को कहने का तरीका कैसे गलत हो गया और बात गलत कैसे नहीं है। ये बात जरा समझिएगा कि आज भी यदि आज के सिनेरियो में आप डिस्कस करते हैं तो आज भी देखना कि कितने लोगों के पास इंटरनेट है, कितने लोगों के पास। यदि आप इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हो और मेजरली पॉपुलेशन आज भी यदि आप देखेंगे तो रूरल एरिया में, अर्बन एरिया नहीं, रूरल एरिया में रह रही है। चाहे आप हरियाणा का एग्जाम्पल लो, चाहे आप पंजाब का एग्जाम्पल लो, चाहे आप मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लो, चाहे आप छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल लो, चलो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात हम छोड़ देते हैं, बिकॉज ऑफ कि पंजाब हरियाणा मुझे लगता है कि थोड़े से कंपैरेटिवली मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया के थोड़े से ज्यादा डेवलप है, ठीक है। यानी कि जैसे यहां पर नॉर्मली लोगों को सुनने के लिए हम जैसे अभी बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जर्मनी की, जैसे नॉर्मली हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया जर्मनी की कि यहां गया है वहां गया है, मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ कि मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया में जो रूरल पॉपुलेशन है ये ज्यादा है, ठीक है। यहां पर लोग आज भी क्या बोलते हैं कि भाई मैं 12वीं पास कर लूं, एक क्लर्क की जॉब लग जाए मेरी, दैट सेट हो गया, मेरी जिंदगी सेट है, ठीक। यहां नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लोग इसके आगे सोच पा रहे हैं ना, ठीक, आप लोग जा पा रहे हो ना, यूपीएससी तक तो जा पा रहे हो कम से कम, ठीक। यदि ये नहीं हो रहा है तो आप ये सोच रहे हो ना कि यार इसके आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, तो मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास,
ठीक है, जब मैं पहली बार दिल्ली शिफ्ट हुआ तो मैंने आइल्स के एग्जाम के बारे में सुना था। जब तक मैं मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश में रहता था, मैंने आइल्स के एग्जाम के बारे में नहीं सुना था कि आइल्स जैसा कुछ एग्जाम भी होता है और उसमें ऐसा ऐसा कुछ होता है जिसका एग्जाम पास करके आप बैंड्स लाते हैं और बैंड्स लाकर फिर उसके हिसाब से आपको फॉरेन में सीट्स अलॉट होती हैं। बात समझिए, मैंने इस एग्जाम के बारे में सुना ही नहीं था, बिकॉज ऑफ कि आप ये देखोगे कि मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया में रूरल एरिया ज्यादा है। ठीक है, इंटरनेट के यूज के नाम पर क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो हर्ष जी? ठीक, अरे बता रहा हूं, वही मैं बता रहा हूं कि इंटरनेट की यूज, अरे आप अपने यहां का देख लो, आप मेरे को बताते हो ना कि आपका ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या इंटरनेट की पहुंच उतनी अच्छे से है? फोन नहीं रखते। बात समझ आ रही? यानी राइट टू इंटरनेट है, बट राइट मैंने बोल दिया कि भाई आपको ना कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं पर भी जहां घूमने जाना जाओ, राइट टू ट्रेवल आपका हो गया। राइट टू ट्रेवल के लिए क्या जरूरी है? राइट टू ट्रेवल के लिए जरूरी है सर धन, पैसा तो आए, पैसा हो, पैसा आ गया, टाइम हो, ठीक, टाइम भी आ गया, मेंटेलिटी हो, मेंटेलिटी आ गई, ठीक, फिर समय हो उस हिसाब का कि 16 साल की उम्र में मैं घूमने जाना चाहता था, पैसा नहीं था, ठीक, आज मैं घूमने जाना चाहता हूं, टाइम नहीं है, आगे आने वाले समय में पैसा भी होगा, टाइम भी होगा, मन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि टाइम निकल गया ना जब घूमने जाना था। बात समझ रहे हो? यानी कि आप याद रखो कि जब जो करना था वो वाली बात आ जाती है ना, कि जब जो करना था वो जब नहीं मिला, ठीक है, तो वही बात है कि असल में याद रखो कि इंटरनेट आपको चाहिए है, राइट टू इंटरनेट है। इंटरनेट के लिए क्या करना होगा? इंटरनेट के लिए चाहिए भाई रिसोर्सेस, डिजिटल एक्सेस, स्मार्टफोन होना चाहिए, टावर मिलने चाहिए, वैसा कंटेंट होना चाहिए। बात समझ में आई? यानी कि आपने राइट टू इंटरनेट दिया है, बट क्या अभी भी आप सही सही बताओ कि अभी भी 5G आता है? 5G चलता है हमारे यहां? 5G दिखाता है, 5G चलता नहीं है। 5G यदि देखना है तो जाओ जापान, ठीक, 5G यदि देखना है तो जाओ फॉरेन, जाओ इंडोनेशिया, यहां पर कहीं जाओ, वहां पर मालूम चलेगा 5G स्पीड, 5G स्पीड इतनी तेज होती है। हमारे यहां आज भी 5G स्पीड के नाम पे वो थोड़ी सी लोडिंग लेता है, ठीक है। 100 Mbps ये नॉर्मल स्पीड होती है 5G की, और 100 Mbps जो हमारे यहां बताई जाती है ये एक्चुअली 100 Mbps होती नहीं है। शायद पता होगा आपको लोगों को, वाईफाई लगा हुआ आपके यहां तो वो बोलते हैं, दावा करते हैं कि एयरटेल 100 Mbps की स्पीड दे रहा है, नहीं देता है वो 100 Mbps की स्पीड, बस कहने के लिए होता है। और यदि चाहिए तो हमको उससे ज्यादा का प्लान लेना होता है जब उतनी स्पीड मिलती है। बात समझ रहे हो? उसमें भी एक ही साइड की स्पीड होती है, डाउनलोड स्पीड, अपलोडिंग स्पीड होती नहीं है। अपलोडिंग स्पीड को कैसे देखना है? तो अपलोड, यदि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर रहे हैं तो देखना डाउनलोड जल्दी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट को सेंड करने में टाइम लगता है। दैट मीन्स अपलोडिंग स्पीड कम है और डाउनलोडिंग स्पीड ज्यादा है। यानी कि राइट टू इंटरनेट है, पर राइट टू इंटरनेट का कैसे यूज करना है ये हमको नहीं पता है, और राइट टू इंटरनेट को पूरा पूरा अपने राइट में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी नहीं पता है। और साथ में जिस डिजिटल एक्सेस की हम बात करते हैं, ये डिजिटल एक्सेस भी हमारे पास नहीं है। तो आर्टिकल नंबर 21 ये हमसे बोलता है कि सर आपके पास जीवन होना चाहिए, जीवन विकल्प युक्त होना चाहिए, और इसमें बहुत सारे विकल्प होने चाहिए। आपके पास राइट टू इंटरनेट है और राइट टू इंटरनेट होना भी चाहिए, आप इसका भरपूर यूज करें, कोई मना नहीं करेगा। बट सर राइट टू इंटरनेट के लिए मेरे पास जो उचित संसाधन है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जो स्मार्टफोन्स हैं, जो डिजिटल एक्सेस है, ये मेरे पास यदि नहीं होगा तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि मेरे पास राइट टू इंटरनेट हो? जैसा कि आपने कहा कि कई लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, यानी कि सरकार बोल रही है कि हम तो फ्री इंटरनेट दे रहे हैं, सरकार बोल रही है हम इंटरनेट का प्राइस कम कर दे रहे हैं, बट सर उन एरिया में जहां पर इनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, आप वहां पर भी तो इनको पहुंचाओ, क्योंकि यदि आप वहां पर नहीं पहुंचाओगे तो भाई साहब आज के समय में क्या कोई भी व्यक्ति पेन कॉपी लेकर बैठता है कि चलो मैं एक आर्टिकल लिखूंगा? पेन कॉपी लेकर वो बैठता है क्या? नहीं, वो जाएगा ट्विटर पर यानी कि एक्स हैंडल पर और अपने विचार लिख देगा। बात समझिए? यदि आज आपको करंट अफेयर ढूंढना है, मैं दावा करता हूं कि यदि आज आपको करंट अफेयर चाहिए तो आप ट्विटर को फॉलो करना चालू कर दो। ट्विटर को आप फॉलो करना चालू करोगे, आपको करंट अफेयर की भरमार मिलेगी। क्यों? क्योंकि सभी लोग यहीं पर अपने आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं आजकल। क्या हो रहा है? सबसे बड़ा इंपैक्ट यहां पर दिखता है, ठीक है, यहां पर वो चीजें क्या करने लगती है, एल्गोरिदम में आ जाती हैं। बात समझिए? तो यहां रखो कि अब वो वाला कंसेप्ट गया ना कि न्यूज़पेपर लेकर बैठना है, हाँ, वो हमारे लिए सही है जिसको द हिंदू पढ़ाना है भाई,
तो बात जरा समझो कि राइट टू इंटरनेट बोल रहे हैं, पर राइट टू इंटरनेट का यदि डिजिटल एक्सेस ही नहीं मिल पाएगा, रिसोर्सेस ही नहीं मिल पाएंगे, तो क्या आप अपने राइट का अच्छे से यूज कर पाएंगे? क्या अपने राइट का अच्छे से यूज कर पाएंगे? और ये मैंने पहले ही बताया है कि राइट या फिर राइट टू लाइफ का मतलब बस सांस लेना नहीं है, बस चलना नहीं है। आपको डिग्निटी, सम्मान मिलना चाहिए और आपके पास विकल्प होना चाहिए। और विकल्प होंगे कैसे? क्योंकि भाई हिमाचल प्रदेश के कई एरिया में चले जाओ, वहां पर तो विकल्प समाप्त है ना, क्योंकि इंटरनेट की पहुंच ही नहीं है। वहां पर तो विकल्प समाप्त है ना, क्योंकि इनको जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी वो शिक्षा मिली ही नहीं है। तो अब बात आती है कि वो जो मासी जीवी जी की बात थी वो मैंने क्यों निकाली, कि कह रहे हैं कि सर चैट जीपीटी और ये तमाम प्रकार के जो एआई हैं ये आंसर करते हैं किसको, यानी कि जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट है इनको ध्यान में रखकर। तो अपर कास्ट और लोअर कास्ट में आप ये मत ले लो कि जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ये नहीं आएगा। और यदि आ रहा है तो कैसे आ रहा है इसको समझ लो, कि असल में याद रखो कि आपने कुछ भी सर्च किया, ठीक, कुछ भी XYZ सर्च किया, ठीक, कहां पर डाला आपने? चैट जीपीटी में डाला। जब सर्च करने के लिए आपने चैट जीपीटी में डाला तो ये चैट जीपीटी क्या है? एक प्रकार का बच्चा है। ये क्या है? ये बच्चा है। और ये बच्चा है मतलब कि ये कैसे सीख रहा है? ये अपने माता पिता सीख रहा है। कंटेंट कहीं से तो निकाल रहा होगा ना। तो ये बच्चा कहां से कंटेंट निकाल रहा है? गूगल, ठीक है, विकिपीडिया, ब्रिटानिका, इन सब से कंटेंट निकाल रहा है, ठीक है। अब जरा आप देखो कि इनमें कंटेंट लिखने वाले लोग कौन हैं? इनमें कंटेंट लिखने वाले लोग क्या गांव में बैठे हुए हैं, रूरल एरिया में बैठे हुए हैं? नहीं ना। इनको इंटरनेट की अच्छी समझ है ना, इनको पता है ना ब्लॉग कैसे लिखना है, इनको पता है ना इंटरनेट का यूज कैसे करना है, इनको पता है विकिपीडिया का यूज कैसे करना है। ये इससे धन कमा रहे हैं ना, धन अर्जन का साधन नहीं है इनका। तो ये वहां पर जाते हैं और ये लिखते हैं, ठीक है। अब ये पढ़े लिखे लोग हैं भाई, पढ़े लिखे लोग हैं, तो इन्होंने ग्राउंड रियलिटी को कभी देखा नहीं है कि रूरल एरिया कैसा है। ये तो अर्बन सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं ना, तो ये अर्बन सोसाइटी के हिसाब से लिख रहे हैं ब्लॉग। और जब अर्बन सोसाइटी के हिसाब से ब्लॉग लिख रहे हैं तो इस चैट जीपीटी का कंटेंट क्या हुआ? वही अर्बन सोसाइटी का नहीं हुआ क्या? तो अर्बन सोसाइटी का कंटेंट उठाकर इसने आपके पास रख दिया, सिंपल सी बात है। अर्बन सोसाइटी का कंटेंट उठाकर इन्होंने आपके पास रख दिया। तो ये हम बोल रहे हैं कि ये बायस हो गया है, यानी कि ये अपर कास्ट को बिलोंग कर रहा है, अपर कास्ट का कंटेंट दिया। तो अपर कास्ट क्या? अपर कास्ट का मतलब है कि भाई जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन्हीं का कंटेंट आपके पास आ रहा है और वही आप सीख रहे हैं, और इसी को कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी बायस्ड है। तो अपर कास्ट का मतलब ये हो रहा है, बात समझ रहे हो? तो यही बताना चाह रहा है कि सर आर्टिकल नंबर 21 में हमको जो राइट टू इंटरनेट है, ये राइट टू इंटरनेट जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। जैसे आप इथोनिया में जाओगे, इथोपिया, ठीक है, आप कई यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे तो वहां पर राइट टू इंटरनेट मतलब कि सभी व्यक्तियों को फ्री और फास्ट इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराई जाती है। और यदि नहीं मिलती है तो फिर वहां की जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं उनसे क्वेश्चनिंग की जाती है कि सर आप क्या कर रहे हो इसमें। जैसे आपके पास राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू ये शादी करने का जो अधिकार होता है, राइट टू मैरिज है, ये तमाम प्रकार के जितने भी राइट्स हैं, वैसे आपके पास राइट टू इंटरनेट भी है। तमाम प्रकार के राइट्स आपको मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ कि इनका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनका वर्णन है और डायरेक्टली वर्णन है। राइट टू इंटरनेट की बात करोगे, सॉरी राइट टू एजुकेशन की बात करोगे, आर्टिकल नंबर 21 सब क्लॉज आ जाएगा, ठीक है। राइट टू लिबर्टी की बात करोगे तो आर्टिकल नंबर 19 पूरा रखा हुआ है, ठीक है। राइट टू, यदि आप प्राइवेसी की बात करोगे तो आर्टिकल नंबर 2 में ये मेंशन है, पर मेंशन कहां है ये, ठीक है, ठीक है। तो सम्मान पूर्वक एक वर्ड लिखा हुआ है और सम्मान इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर प्राइवेसी। पर इसमें इंटरनेट वर्ड कहां है? तो इंटरनेट वर्ड एक्सप्रेस नहीं है ना, इंप्लाइड फॉर्म में है। इंप्लाइड यानी कि अंतर्निहित है, वो बोला नहीं गया है। और यदि राइट टू इंटरनेट है तो राइट टू इंटरनेट दे रहे हैं, इंटरनेट सस्ता कर दिया हमने। तो भाई क्या सभी को मिल पा रहा है? नहीं तो मिल पा रहा है। ये जो समुदाय है इसको आज भी इंटरनेट का मतलब नहीं पता। इंटरनेट का जितना भी मतलब है वो यहां तक सीमित है, बात समझे, जिसके कारण एक इनइक्वालिटी बढ़ रही है पूरे समाज में। और ये कहा जा रहा है कि सर इसको खत्म करना चाहिए ताकि जो आर्टिकल नंबर 21 है ये पूरा सभी को एक समान रूप से मिल पाए। अब ये बात शुरू कहां से होती है? तो याद रखो कि ये पूरी बात शुरू होती है बेसिकली एक केस से। और ये केस कौन सा है? जल्दी आओ। तो ये केस है अमर जैन बनाम भारत संघ, ये मामला है। इन्होंने ये बात की थी कि भाई जो इंटरनेट का उपयोग है ये सभी जो क्राइटेरिया के लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो एजुकेशन है,
और जो मल्टीपल टास्क है इन पर इंपैक्ट पड़ रहा है। और इसके लिए हमको राइट टू इंटरनेट को थोड़ा सा इजी टू एक्सेसिबल बनाना चाहिए, और साथ में ये जो डिजिटल एक्सेस है इसको बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो राइट टू इंटरनेट है ये फेयरली सभी को मिल पाए। क्योंकि हम बोल रहे हैं पर डिजिटल एक्सेस किसी के पास है नहीं, और डिजिटल एक्सेस ना होने से ये आर्टिकल नंबर 21 से बाहर आ गया है। फिर ये सुनवाई चली, बहुत सारे मामले इसमें सामने आए और बोला गया कि सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र कहां से आता है। अब इसको चेक करने के लिए, यानी कि सॉरी, इसको दूर करने के लिए हमने कई स्कीम्स भी चलाई हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आप स्कूल में रहेंगे 2019 या 20 के आसपास, गवर्नमेंट ने फ्री मोबाइल बांटे थे, फ्री टैबलेट बांटे थे। ये क्यों बांटे थे? ताकि सर जो समुदाय है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल वालों को इसका ज्यादा फायदा मिला था, प्राइवेट वालों को उतना फायदा नहीं मिला था। क्योंकि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं इनके बारे में एक मेंटेलिटी है कि जनरली यहां पर पढ़ने के लिए जो बच्चे आते हैं वो पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि उनकी इतनी क्षमता नहीं रहती कि भाई वो महंगे मोबाइल ले पाए। ठीक है, तो उनको क्या दिया गया था कि भाई आप मोबाइल लो और मोबाइल के माध्यम से आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करो, यानी कि इंटरनेट आप चलाना सीखो। बट इंटरनेट चलाना सीखो तो कैसे सीखो भाई? यदि मैं एक मोबाइल आपको दे देता हूं और एक मोबाइल मैं किसी अदर पर्सन जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब है उसको मैं दे देता हूं, तो सबसे बड़ी बात तो ये आएगी ना कि आपको पता है कि इंटरनेट का यूज कैसे करना है। इंटरनेट का यूज केवल और केवल इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाट्सएप ये चलाने तक नहीं है, या वीडियो कॉल कर लिए, व्हाट्सएप कॉल कर लिए, यहां तक नहीं है। आप उसका यूज करोगे ना कि सर गूगल सर्च, और गूगल सर्च से भी बड़ा आ गया है चैट जीपीटी, मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूं, मैं इससे कुछ भी सीख सकता हूं, आप उससे उस हिसाब से क्वेश्चन करोगे। पर उन तक अब आपने मोबाइल दे दिया, मोबाइल देने के बाद जो डिजिटल एक्सेस की बात हो रही है कि सर इस इंटरनेट का यूज कैसे करना है, कैसे आप इसका फायदा ले सकते हो, ये कैसे बताया जाएगा? क्योंकि हमारे यहां तो ये मेंटेलिटी चल गई है कि सर मोबाइल आ गया मतलब कि मोबाइल के आगे अब कुछ है नहीं। ये तो आपने कई बार देखा है कि ये राइट टू इंटरनेट का मिसयूज भी हो रहा है, यानी कि आजकल मल्टीपल ऐसे कॉजेज आ गए हैं जिसके माध्यम से अब देखना कि आप ज्यादा मोबाइल चला लेते हो तो आपका सर दर्द देता है, ये वो क्यों? क्योंकि हम इंटरनेट का मिसयूज कर रहे हैं। तो इसमें वही बात कही गई है कि सर आर्टिकल नंबर 21 में राइट टू इंटरनेट होना चाहिए, और राइट टू इंटरनेट देने के लिए डिजिटल एक्सेस होना चाहिए, रिसोर्सेस होना चाहिए, और रिसोर्सेस पहुंचाने का काम कर रही है कौन? गवर्नमेंट, यानी कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट टैबलेट और मोबाइल दे रही है। पर इसके बावजूद भी जो लिटरेसी है, इंटरनेट के लिए जो लिटरेसी है ये बढ़ क्यों नहीं रही है? बिकॉज ऑफ कि इंटरनेट होते हुए भी इंटरनेट का यूज कैसे करना है ये पता नहीं है। और गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि असल में इंटरनेट के यूज से संबंधित कोई ऐसा डेटा लाना चाहिए कि आप इसमें कैसे कैसे काम कर सकते हैं, यानी कि जैसे हम एजुकेशन को बढ़ाने के लिए जो तमाम प्रकार की स्कीम से ये लाते हैं ना, सेम है उसी प्रकार से इंटरनेट की जो लिटरेसी है ये बढ़ाने संबंधित कोई स्कीम आनी चाहिए या फिर कोई प्लान करना चाहिए, ये ताकि आने वाले टाइम में जब आर्टिकल नंबर 21 और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा या फिर राइट टू इंटरनेट और भी ज्यादा एक्सेसिबल होगा और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो इसको इनहांस किया जा सके, इसका जो इंप्लीमेंटेशन है ये बढ़ाया जा सके। बात समझ में आई? और इसीलिए जो आर्टिकल नंबर 21 है ये चर्चा में है। तो कुल मिलाकर याद रखिएगा कि पहली बात की जो कही जाती है एक बात कि सर अपर कास्ट का डेटा बताते हैं। अपर कास्ट का डेटा का मतलब ये नहीं है कि जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी में आप बांट दो। अपर कास्ट का मतलब ये हुआ कि भाई जो लोग उसमें डेटा लिख रहे हैं वो अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया के बारे में उनको जानकारी है नहीं। जब अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं तो वो वही डेटा आपके सामने रखता है, और वही डेटा आपके सामने रखता है तो हो गया ना अपर कास्ट का डेटा। दूसरी बात यह है कि रूरल एरिया में यदि पहुंचाना है तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले करप्शन को कम करना होगा। कि आज भी यदि आप देखोगे तो कई केसेस में यह होता है कि एयरटेल कंपनी यदि अपना टावर लगाने के लिए किसी एरिया में गई है तो बस टावर लगाकर आ जाती है, टावर की जो एक्सेसिबिलिटी है नहीं मिलती, इंटरनेट पहुंचता ही नहीं है अगले आने वाले 5 साल तक। कई ऐसी प्लेसेस हैं, यदि आप देखोगे मध्य प्रदेश में कई ऐसी प्लेसेस हैं, बिहार में कई ऐसी प्लेसेस हैं, यूपी में, जहां पर इंटरनेट का टावर तो लगा हुआ है पर इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। बिजली का टावर लगा हुआ है पर बिजली नहीं है। ये क्या है? ये करप्शन, यह लॉ का हमारे यहां अच्छे से इंप्लीमेंट ना हो पाना, जिसका एक प्रभाव आपको इंटरनेट पर भी देखने के लिए मिलेगा। बात समझ में आई? और इसीलिए कहा जा रहा है कि सर ये जितने भी पुराने जजमेंट थे,
ये जैसे जो फाइमा शेइन वाला जजमेंट था, तो इसको एक बार हम यदि देखें तो इसमें आर्टिकल नंबर 21 की जो बात की गई थी, ये आधा अधूरा फैसला था कि भाई आपने राइट टू इंटरनेट दिया, बट राइट टू इंटरनेट पहुंचेगा एक्चुअली में लोगों तक कैसे, इसके बारे में नहीं बताया। यानी कि किस आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करोगे, इसके लिए आप इक्वालिटी कैसे लाओगे, और इक्वालिटी में नहीं इक्विटी कैसे लाओगे, ठीक है, इसकी बात इसमें नहीं की गई थी। दैट इज वाई एक मुद्दा आज उठ रहा है कि राइट टू इंटरनेट को, ये मुद्दा कब से उठ रहा है, मई 2025 से अभी भी चल रहा है, कि राइट टू इंटरनेट को बड़े ही एक्सपोनेंशियली तरीके से हमको देखना चाहिए। इसके बारे में 2-3 लाइन लिख लो। इसमें यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल ने 2018 में कहा था, यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल, मानवाधिकार काउंसिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिषद, इसने कहा था 2016 में कि इंटरनेट एक्सेस, 16 इंटरनेट एक्सेस ह्यूमन राइट के समतुल्य है, इंटरनेट एक्सेस ह्यूमन राइट्स के समतुल्य है, यानी कि मानवाधिकारों के इक्वल है। और इसको जिन कंट्रीज ने अपनाया है उनके नाम एस्टोनिया, फिनलैंड, कोस्टारिका है, ठीक है, एस्टोनिया, फिनलैंड और कोस्टारिका, ये नाम लिख लेना, इन कंट्रीज ने इसको अपना लिया है, ठीक है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है क्या कि जाओ उनको इंटरनेट दे दो, कि भाई जो रूरल एरिया है वहां पर इंटरनेट की पहुंच नहीं है, तो आप जाओ और उनको इंटरनेट की पहुंच दिला दो। नहीं, इंटरनेट की पहुंच के साथ साथ इसका मिसयूज नहीं करना है, उसका यूज कैसे करना है ये भी बताना है उनको, कि सर ये है इंटरनेट, इसका आप ये यूज करोगे तो ये फायदा होगा, ये ऐसे ऐसे करोगे तो इसका मिसयूज हो जाएगा, और मिसयूज होने पर क्या क्या होता है वो भी आप समझाओ, ठीक है। क्योंकि किसी भी जनरेशन में याद रखना कि किसी भी जनरेशन में जब नई नई कोई चीज आती है ना, तो जनरेशन बिगड़ती है। बाइक आई थी तो देखना कि पहली जो जनरेशन थी एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हुए, जिनके पास नई नई बाइक आई थी। आपके पास भी नया नया मोबाइल आया था, तो आप लोग पहले, आपका जो माइंड है बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हुआ था, मेरा भी हुआ था। तो यार रखो कि पहली बार जब कोई चीज आती है तो उसका मिसयूज होता है, तो मिसयूज ना करें इसके लिए भी जागरूक करना है। ठीक है, इसको कहा जाता है कि भाई इंटरनेट के लिए लिटरेसी भी लानी है और इंटरनेट का यूज भी बढ़ाना है, इंटरनेट का जो एक्सेस है ये भी देना है। तो ये आर्टिकल नंबर 21 में एक बड़ा बदलाव होगा आगे चल के। अभी तो आर्टिकल में ये क्या कहते हैं, फाइमा शरीय से आर्टिकल नंबर जो राइट टू इंटरनेट है ये हमको मिला है, पर अभी एक बहस चल रही है 2025 में, मई का ये मामला है, तो अभी ये बहस चल रही है और आने वाले टाइम में इस पर डिसीजन होगा। डिसीजन वैसे तो देखा जाए तो हो चुका है कि सर हाँ डिजिटल एक्सेस मिलना चाहिए, बट डिजिटल एक्सेस मिलेगा कैसे, उस पर बात समझे। तो यदि पूछ लिया जाए आपसे कि 2025 का राइट टू इंटरनेट का मामला क्या था, तो ये 2025 में एक मामला उठा था, और ये मामला कौन सा था, कहां गया जैन साहब, कहां गया, हाँ ये अमर जैन बनाम भारत संघ, ये वाला मामला एक बार याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद लास्ट टॉपिक ये आता है, देखिएगा ओशन, डीप ओशन रिसर्च। देखिएगा भाई डीप ओशन रिसर्च क्यों जरूरी है, बिकॉज ऑफ कि आज के टाइम में यदि आप देखोगे तो जब मैं ओशनोग्राफी पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक्चुअली में जो हमारी पूरी की पूरी अर्थ है, इसका 71% ऑफ एरिया क्या है, यह है वाटर, ठीक है, 71% ऑफ एरिया वाटर है। और इस 71% ऑफ एरिया को यदि हम 100% मानते हैं, तो इसमें से भी 97% क्या है, यह है ओशनिक वाटर। और इस 97% को यदि हम 100% मानते हैं, तो याद रखो कि इसका जो 95% है ये अनडिस्कवर्ड एरिया है। क्या है ये, अनडिस्कवर्ड एरिया। क्या बोला मैंने कि 100% में से 71% क्या है, वाटर। 71% को यदि 100% माने तो इसका 97% क्या है, ओशनिक वाटर, यानी कि समुद्री जल। इसको यदि मैं 100% मानता हूं तो 95% वाटर क्या है, अनडिस्कवर्ड है। अनडिस्कवर्ड मतलब कि इस पर नो एनी टाइप ऑफ रिसर्च, नो एनी टाइप ऑफ R&D, कुछ नहीं हुआ है, हमको पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। यानी कि 95% ऑफ अर्थ सरफेस, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, इतने ज्यादा हमारे पास साइंटिफिक अप्रोच होने के बावजूद ये अनडिस्कवर्ड है, जिसको अभी तक छुआ नहीं गया है किसी प्रकार से। बात समझ में आई। यानी कि यदि इस पर हम रिसर्च कर लें
तो हमको नहीं पता कि सर अभी क्या क्या सोचना बाकी है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ये बात बताई थी कि जो ग्रीनलैंड है इस पर क्यों अपना दावा ठोक रहा है, कौन? यूएस। बात समझे? क्यों यूएस ईरान के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है? क्यों यूएस कनाडा को ऑक्यूपाई करना चाह रहा है, ठीक है? क्यों यूएस वेनेजुएला में अपना आधिपत्य है ये जमाना चाह रहा है? बात समझ रहे हो? एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ रिसोर्सेज, संसाधन। कि भाई ग्रीनलैंड को क्यों हथियाना चाह रहा है? बिकॉज ऑफ कि इसके नीचे आप देखोगे कि रेयर अर्थ एलिमेंट आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, ठीक? रेयर अर्थ एलिमेंट, और इन रेयर अर्थ एलिमेंट की माइनिंग बहुत ज्यादा इजीली हो गई है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की यहां की जो बर्फ है ये मेल्ट हो रही है। बात समझिए? वेनेजुएला की बात करोगे तो रिसोर्सेस, क्रूड ऑयल। बात समझिए? ठीक है, इसी प्रकार से हाँ, फिर यहां पर अगला डायमेंशन आता है चाइना का, बट क्रूड ऑयल भी है। चाइना का कौन सा डायमेंशन, जल्दी बताओ। आप नहीं बताओगे, आप बताओगे चाइना का कौन सा डायमेंशन? बताया था मैंने, बताया था। वेनेजुएला को क्यों एक्वायर करना चाहता है यूएसए, बताया था। सेकंड लेक्चर उठा के देख लेना। बोलो, और रहते कब हो यार? मत जाया करो बेटा ज्यादा घर। मैंने बताया था कि वेनेजुएला के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट है। वेनेजुएला टिल्ट हो रहा था चाइना की ओर, बताया था, आ गया। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, वेनेजुएला का टिल्टनेस आपको दिख रही थी चाइना की ओर, जिससे अमेरिका नाखुश था उसको लेकर। तो यहां पर याद रखना, यहां पर भी रिसोर्सेस आएगा, ऑयल। यदि आप कनाडा के पास जाओगे तो कनाडा का फिर स्ट्रेटेजिक महत्व आ जाता है। यहां पर रिसोर्सेज की उतनी ज्यादा बात नहीं होती, पर हाँ स्ट्रेटेजिक महत्व इसका बहुत ज्यादा आ जाता है। यदि आप ईरान की बात करोगे तो ईरान पर क्या एलिगेशन लगा? हाँ बोलो, कुछ नहीं। ईरान पर अभी क्या एलिगेशन लगा रहा है ये कि एक्चुअली में ये अपना रहा है यूरेनियम एनरिचमेंट। क्या अपना रहा है? यूरेनियम एनरिचमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट? क्या? वेरी गुड, यूरेनियम एनरिचमेंट। इसका मतलब होता है कि सर ये यूरेनियम का दो भागों में प्रयोग कर रहा है। एक तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कि मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूंगा, और टाइम आने पर मैं क्या बना लूंगा? बॉम्ब। बात समझे? हाँ, वेरी गुड। यानी कि भाई कोई भी देश अपने न्यूक्लियर क्या वॉर हेड्स नहीं बनाएगा, उसका ये उल्लंघन कर रहा है। तो एक तरह से याद रखिएगा कि अभी यूएस का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन आप देख, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं रिसोर्सेस की लड़ाई हो रही है ना, और ये जो रिसोर्सेस की लड़ाई हो रही है, याद रखो ये बहुत कम है। और जितने रिसोर्सेस हम जान रहे हैं कि इंडिया में है, सॉरी ऑल ओवर वर्ल्ड में है, ग्लोबली है। जैसे यहां पर आप क्रूड ऑयल देख रहे हो, गल्फ कंट्रीज के पास बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल है। यहां पर आप रेयर अर्थ एलिमेंट की बात कर रहे हो। रेयर अर्थ एलिमेंट मतलब कि ऐसा नहीं है कि अर्थ पर ये रेयरेस्ट कंडीशन में मिलते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट का मतलब होता है कि जिनकी माइनिंग बहुत ज्यादा टफ होती है, वो कहलाते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। ये ऐसा नहीं है कि तो दुनिया में ये कम है। तो जितनी भी चीजों के लिए हम लड़ रहे हैं ना, जितनी भी चीजों के लिए कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट एक बार में खत्म हो सकता है यदि हमको ये मालूम चल जाए कि ओशनिक सरफेस कितनी ज्यादा गहरी है, ठीक, और ओशनिक सरफेस पर किस किस प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं। हमको नहीं पता कि यहां पर किस किस प्रकार के एलिमेंट हैं। इवन याद रखिएगा डार्क ऑक्सीजन, यहां पर एक एलिमेंट मिलता है आपको डार्क ऑक्सीजन। ये डार्क ऑक्सीजन मल्टीपल कामों में यूज होता है, और उसी में से एक है कि क्लाइमेट चेंज में आप इसका यूज कर सकते हैं, डार्क ऑक्सीजन का। ठीक है, ये डिस्कवर कर ली गई है, तो ये कितनी मात्रा में है और कहां कहां पर है ये बस पता नहीं लगा पाए हैं हम। ठीक है, डार्क ऑक्सीजन को सर्च करोगे तो इतने बड़े बड़े काले पत्थर आपको दिखाई देंगे, ठीक, उनसे डार्क ऑक्सीजन निकलती है। डार्क का मतलब क्या है? जैसे अर्थ की एक डार्क एज है, नहीं पता ना उसके बारे में क्या है, तो डार्क ऑक्सीजन इसके बारे में नहीं पता है कि भाई ये कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात समझिए? तो ऐसे कई और एलिमेंट जिनके लिए हम यहां जमीन पर लड़ रहे हैं वो ओशनिक पार्ट में होगी, और ऐसा तो है नहीं कि इस पर कभी इस क्षेत्र तक हम कभी ना पहुंच पाए, कभी ना कभी तो पहुंचेंगे। बट पहुंचने पर इस पर राइट किसका होगा, सबसे बड़ा प्रश्न ये है ना, क्योंकि राइट तो उसी का होगा जिसके पास पावर होगी। सिंपल सी बात है कि यदि आज आपको मालूम चल जाए कि सर आपने ओशनिक पार्ट में ना रेयर अर्थ एलिमेंट खोज लिए हैं, तो इन पर राइट किसका है? तो राइट जिसके पास पावर, जिसकी राइट है उसकी बहस।
तो पावर कौन ले जाएगा? रशिया, चाइना, यूएसए? इंडिया खड़ा है कहीं पर? ठीक नहीं खड़ा है। मैं बता देता हूं कि यदि आपको ये लग रहा है कि सर इंडिया बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, और ये नहीं, अभी उतना नहीं हुआ है ये। ठीक है, यदि इंडिया और चाइना है, एक इंडिया की स्ट्रेटेजिक जो डिप्लोमेसी है बहुत अच्छी है, बट यही पावर देखो, पावर के मामले में अभी पीछे है इंडिया। ठीक, स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, बट वो लेवल पर अभी एक्सट्रीम लेवल पर ये पहुंच नहीं पाया है, बात समझना। तो यदि मान लीजिए आज मिल भी गया कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट, तो उस पर राइट किसका होगा? तो यूएस, रशिया, चाइना, और यहां जो यूरोपियन यूनियन में कंट्रीज बैठी हुई है ज्यादा वो ले जाएंगी। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी यह है कि आप अपने प्रयास करें, आप अपने प्रयत्न दिखाएं। ठीक है, बात समझे? यूपीएससी में सिलेक्शन होना बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यूपीएससी में सिलेक्ट होने के लिए प्रयत्न करना बड़ी बात है, क्योंकि सिलेक्शन एक दिन का खेल है। ठीक है, प्रयत्न 1.5 साल का गेम है, कम से कम 1.5 साल का। तो प्रयत्न बड़ी बात है, सिलेक्शन बड़ी बात नहीं है। सिलेक्शन तो हो जाएगा, उसके लिए प्रयत्न करो, प्रयत्न बड़ी बात है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट या फिर जितने भी हम ये जो डीप ओशनिक रिसर्च कर रहे हैं, डीप ओशनिक रिसर्च में कभी ना कभी हमको सक्सेस मिलेगी, बट उसके लिए आपने प्रयत्न क्या किया है, और वो प्रयत्न आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये बड़ी बात हो जाती है। बात समझिए? तो ऐसा ही याद रखना कि एक प्रयत्न कर रहा है भारत मल्टीपल नेशन के साथ मिलकर। इसमें यूएसएसआर भी, यानी कि जो रशिया है, ये भी इन्वॉल्व है। ठीक है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी इन्वॉल्व है। ये तमाम प्रकार के देशों के साथ मिलकर जो भारत है ये एक प्रयत्न कर रहा है, और इस प्रयत्न को नाम दिया जाता है मत्स्य 6000। ठीक है, और ये एक प्रकार की पनडुब्बी है। इसमें क्या होगा कि 3 व्यक्ति रहेंगे और ये नीचे जाएंगे। ठीक है, नीचे जाकर ये रिसर्च करेंगे कि भाई ये जो पूरी ओशनिक सरफेस है ये कैसी है, और इस ओशनिक सरफेस में क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है, इस ओशनिक सरफेस में कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं, और ये एलिमेंट हमारे लिए किस किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या आप कहीं पर भी चले जाओगे कि कल को आपका मन होगा कि सर पैसिफिक ओशन में जाकर हम रिसर्च कर लें, और पैसिफिक ओशन में जाकर आप रिसर्च कर लोगे? नहीं, ये कैबिनेट डिसाइड करती है। याद रखिएगा कि 2021 में इस मिशन को अप्रूव किया गया था। 2026 की लास्ट तक ये जो मिशन है ये कंप्लीट होगा, यानी कि लॉन्च कर दिया जाएगा इसको। जब लॉन्च, ये लिखा हुआ है 2026 के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। बात समझे? कब लॉन्च किया गया, यानी कि कब तैयार किया गया था? 2021 में। अप्रूव करती है इसको यूनियन कमेटी, कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट मतलब कि हमारी कैबिनेट ये अप्रूव करेगी। और इसमें जो अप्रोक्सीमेटली खर्च आया है, ये याद रखिएगा 4077 करोड़ के अप्रोक्सीमेट इसमें आपको खर्च देखने के लिए मिलेगा। 4077 करोड़ के आसपास आपको ये खर्च देखने के लिए मिलेगा। इसमें होगा क्या कि 3 लोग डीप ओशन में उतरेंगे और वहां पर R&D करेंगे। जितने भी प्रकार से आपको जो कोरल रीफ दिखाई देती है, जो ओशनिक सरफेस है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, क्या वो एलिमेंट हमारे लिए जरूरी हैं, क्या उन एलिमेंट का हम यूज कर सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, या फिर क्या उन एलिमेंट का हम यूज कर सकते हैं प्रदूषण को कम करने में, या उन एलिमेंट्स का हम यूज कर सकते हैं अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, क्या उन एलिमेंट का हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। क्योंकि आज के टाइम में यदि आप देखोगे तो मेजर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्या है कि सबसे पहले तो थर्मल पावर प्लांट है ना, इसके कारण ही प्रदूषण को तो कॉज होता है ना, पॉल्यूशन कॉज होता है। थर्मल पावर समझते हो? थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, जल्दी बताओ। क्या? कोयले से बिजली बनाना, तो इससे भी पॉल्यूशन तो कॉज होता है ना। ठीक इसी प्रकार से यदि आप देखोगे तो पॉल्यूशन के कई और लेवल हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सर कोई ऐसा एलिमेंट हमको, जैसे यूरेनियम से बिजली जो ईरान बनाने का ट्राई कर रहा है यूरेनियम से, तो यूरेनियम से बिजली बनाने में क्या प्रदूषण नहीं होगा? होता है, पर कंपैरेटिवली थर्मल पावर प्लांट की ये बहुत कम होता है। तो यही बात है कि सर यदि मान लीजिए ओशनिक सरफेस में हम इसको कहा जाता है डीप ओशन रिसर्च। क्या कहा जाता है? डीप ओशन रिसर्च। कि हम इस डीप ओशन रिसर्च के थ्रू यदि कोई ऐसा एलिमेंट खोजें, या फिर कई ऐसी खोज कर लेते हैं, कई ऐसी खोज कर लेते हैं जो कि आने वाले भविष्य में बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। तो इसके द्वारा पॉल्यूशन, जो कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है, इसको भी कम किया जा सकता है। ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो नई नई डिस्कवरीज की जा सकती हैं ओवरऑल, और जो देश खोजेगा उसका पेटेंट उसके पास रहेगा। तो आप अदर नेशन को भी इसका सप्लाई करेंगे ना। एक और बात याद रखना
कि असल में जो इंडिया है, इंडिया को इसका बेनिफिट इसलिए मिल रहा है बिकॉज ऑफ कि जब आप इंडिया की लोकेशन देखोगे मैप पर, तो इंडिया की लोकेशन 3 ओर से सागर से घिरी हुई है। ये यानी कि इंडियन ओशन पर यदि कोई राज करता है तो इसके बारे में कहा जाता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये सभी चीजें होने की मोस्ट प्रोबेबल संभावना है, यानी कि बहुत गहन संभावना जताई जाती है। अब यदि इंडियन ओशन में संभावना जताई जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन ओशन इससे बहुत ज्यादा एनरिच है। एनरिच होता तो यूएसए आ जाता। ठीक है, यूएसए कभी भी अपना जो यूके वाला पार्ट था, मॉरिशस वाला, कौन सा वाला था वो, डियागो गार्सिया, ये देता ही नहीं कभी। बट याद रखिएगा कि एक्चुअली में यदि आप देखें तो इंडियन ओशन की कनेक्टिविटी इंडिया के सिनेरियो में बहुत ज्यादा अच्छी है और इंडिया की पहुंच इंडियन ओशन में बहुत ज्यादा अच्छी है। पूरे इंडियन ओशन में ये क्या चाहता है कि सर मेरा ये जो मत्स्य 6000 प्रोग्राम है ये सक्सेसफुल हो। दूसरी बात कि अदर के पास यदि पैसिफिक ओशन में मिला तो क्या होगा, यदि मान लो अटलांटिक ओशन में मिल गया तो क्या होगा। तो ये अलग अलग नेशन के साथ स्ट्रेटेजिक टाइपशिप भी कर रहा है कि सर आप हमारे साथ हाथ मिलाओ, हम ये जो ओशनिक रिसर्च है ये आपके आसपास के एरिया में भी करेंगे, ताकि ओशनिक रिसर्च में पार्ट तो कोई एलिमेंट मिलता है तो उसमें भी पार्टनरशिप, और उसमें पार्टनरशिप मतलब कि अब दोनों लोग मिलकर हम अपनी टेक्नोलॉजी साझा कर सकते हैं, हम अपने लोग साझा कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हम हिस्सा बना सकते हैं। तो याद रखिएगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि ये मत्स्य 6000 क्या है, तो ये एक प्रकार की पनडुब्बी है, ऑल्सो अ प्रोग्राम। इसमें 4077 करोड़ का खर्च आया है और ये डीप ओशन में मिलने वाली जो आवश्यक एलिमेंट्स हैं उनके लिए पूरी रिसर्च की जा रही है। इसके माध्यम से जो भविष्य में आने वाली प्रबल यानी कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो एक प्रकार से न्यूक्लियर वॉरहेड की समस्या हो, रेयर अर्थ एलिमेंट की समस्या हो, इन सभी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, और इसके लिए भारत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, यूनियन कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी थी और 2026 के अंत तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि ये वॉरहेड सॉरी ये एक प्रकार से पनडुब्बियां जाएंगी, अंदर रिसर्च करेंगी और रिसर्च करके ये हमको बताएंगी कि सर कहां पर कितने एलिमेंट है, कहां पर कौन कौन से यानी कंपोनेंट्स हमारे लिए जरूरी हैं। साथ में हमको ये भी बताएंगी कि यदि आप डीप ओशन में रिसर्च कर रहे हो तो किस पार्ट में आपको रिसर्च नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बायोडायवर्सिटी भी तो है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप ओशनिक पार्ट में रिसर्च करने के लिए जाए और बायोडायवर्सिटी को आप पूरा डिस्ट्रॉय कर दें। तो जरूरी ये भी है कि आप बायोडायवर्सिटी को भी बचाएं। तो ये वो भी बताएगी कि सर ये एरिया में बायोडायवर्सिटी रिच है, तो आप इस एरिया में रिसर्च ना करें बिकॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी रिच है और एलिमेंट भी उतने नहीं है, नहीं कि रिसर्च करने के लिए कुछ नहीं है। तो यहां पर रिसर्च करना है तो आप एनवायरमेंट से संबंधित रिसर्च करने के लिए आ जाओ। इस एरिया में बायोडायवर्सिटी कम है, आप इस एरिया में एलिमेंट की रिसर्च करने के लिए आ सकते हो। यदि अगर किसी प्रकार की कोई भी चांसेस है तो ये एरिया को भी क्या करेगी, बाइफरकेट करेगी कि सर ये बायोडायवर्सिटी, ये रिसर्च, ये R&D आप ऐसे ऐसे बांट लो। बात समझे? तो ये काम भी किसमें आएगा, मत्स्य 6000 में। तो ये चल रहा है, ये 2026 के अंत तक हो जाएगा। बात समझे? याद रखना कि टॉपिक ये जो मैं बताता हूं इसमें जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो आपका 60% इंपॉर्टेंट होता है, अगला टॉपिक 20% इंपॉर्टेंट होता है, अगला टॉपिक ऐसे मैं बाइफरकेट करता हूं उसको। दैट इज व्हाई ऐसा नहीं है कि कोई सा भी टॉपिक लेना है तो वो मैंने पहले चिपका दिया और फिर लास्ट में। जिस सीक्वेंस से टॉपिक है उनकी इंपॉर्टेंस उसी हिसाब से है, जिस सीक्वेंस से टॉपिक है उनकी इंपॉर्टेंस उसी हिसाब से है, क्योंकि मुद्दा जो सॉल्व हो गया है वो मैंने पहले बताया। ठीक है, जो मुद्दा चल रहा है वो मैंने बाद में बताया। जो मुद्दा फिर उससे कम इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 21 बहुत ज्यादा चर्चा में है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कम इंपॉर्टेंट है, बट 21 है राइट टू इंटरनेट, जीने संबंधित है, दैट इज व्हाई तीसरे नंबर पर रखा। मत्स्य 6000 2026 में आएगा, आगे ही बढ़ सकता है, दैट इज व्हाई लास्ट में रखा है। बात समझे? तो इसको बात समझना कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले रखा है, सेकंड इंपॉर्टेंस सेकंड नंबर पर, यानी कि आप इसको 50 60 50 40 30 20 के रेशो में डिवाइड कर सकते हो। बात समझ में आई? इसी हिसाब से करना। ये 4 न्यूज थी, इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो 1 मिनट रुकिएगा, मैं इस रिकॉर्डिंग को बंद करता हूं। और जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनके लिए यदि आपको मुझसे कनेक्ट होना हो तो आप इस टेलीग्राम हैंडल पर कनेक्ट हो सकते हैं। आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मिल जाएगी और संस्था का टेलीग्राम हैंडल है सिविल विद आकाश, यहां पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। चलिएगा, थैंक यू।